हेलो एवरीवन, फाइनली एनटीए ने आपके जो पेपर्स हैं वो दे दिए हैं। पेपर्स जो आ चुके हैं एनटीए की साइट पे, तो डिस्कस करते हैं हम लोग सारे पेपर वन बाय वन करके। 24th को जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था, जो सबसे पहला पेपर था जेईई मेन का, वो वाला पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग मेमोरी बेस्ड में कर चुके हैं, तो बहुत सारे जो सवाल है वो तो सिमिलर ही है, लेकिन वहाँ पे कंप्लीट पेपर नहीं था। अब अपने पास कंप्लीट पेपर आ चुका है, तो कंप्लीट जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है, और बाइनोमियल थ्योरम में जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं आपको 15c1, 15c2, ये किसके एक्सपेंशन में आए होंगे? ये कोफिशिएंट तो 1 + x टू द पावर 15, इसको एक्सपेंड किया होगा तभी तो आया होगा। नहीं, क्या बनेगा? ये बनेगा 15c0, 15c1x, 15c2x² से लेके 15c15 x टू द पावर 15 पढ़ते हैं हम लोग क्लास में, करेक्ट। अब बट सवाल में जो आ रहा है कोफिशिएंट देखो, 15c1 का कोफिशिएंट -1 है, 15c2 का 2 आ रहा है, 15c15 का -15 आ रहा है। नहीं, तो वो कैसे आएगा? डिफरेंशिएट करने से। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्या बनेगा? 15 1 + x टू द पावर 14, ये तो 0 हो जाएगा। नहीं, ये आएगा 15c1 प्लस 2 टाइम्स 15c2 x आएगा। अगला क्या होगा? एक और लिख लो। अगला आया होगा 15c3x³। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 3 15c3x²। ऐसे ही तो करोगे। नहीं, लास्ट क्या बनेगा? 15c15 x टू द पावर 14, करेक्ट। अल्टरनेट अगर आपको प्लस माइनस चाहिए, x की जगह क्या रख दो? -1 रख दो। x की जगह -1 रख देंगे तो क्या हो गया? 0। ये हो जाएगा 15c1 -2 टाइम्स 15c2, और -1 का स्क्वायर प्लस हो गया क्या? 3 टाइम्स 15c3 से लेके -1 रखूं तो लास्ट हो जाएगा 15 टाइम्स 15c15, करेक्ट। पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो क्या होगा? 0। ये हो जाएगा -15c1 प्लस 2 टाइम्स 15c2। सीरीज देखिए क्या? हाँ, अब जाके थोड़ा थोड़ा लगता है कि ये जो सीरीज है ये तो वही सीरीज है जो आपको दे रखी है। तो ये पूरी सीरीज में 2 पार्ट में पूरी सीरीज को डिवाइड कर सकते हो। पहले वाला जो पार्ट है उसका सिग्मा तो कितना होगा? 0 होगा ही होगा, करेक्ट। दूसरे में 14 से शुरू हो रहे हैं क्या? 14c1 है, ओड वाले हैं खाली, 14c3, 14c5, बट इसमें भी देखो जो इन्हें चालाकी की है, लास्ट क्या है? 14c11 है, जबकि 14c13 तक का सम हम लोग जानते हैं। 14c0 से लेके 14c14 तक का सम तो कितना होगा? 2 की पावर 14। नहीं, तो इवन वालों का ओड वालों का बराबर बराबर होता है क्या? तो ये वाला सिग्मा तो क्या रहा होगा? 2 टू द पावर 13 रहा होगा, 14/2। नहीं, तो यहां से यहां तक 14c1 प्लस 14c3 से लेके 14c11 तक का सिग्मा अगर आपको चाहिए, उसको उधर भेज दें क्या? 2 टू द पावर 13 माइनस 14c13, 14c1 बराबर ही होता है क्या? कितना होता है? 14, करेक्ट। तो आपको दोनों सीरीज का सम ही तो दिया हुआ है, ये वाली सीरीज का और ये वाली सीरीज का। तो इसकी वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 टू द पावर 13 माइनस 14। यही आपका आंसर है। किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, करेक्ट। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ सवाल जो है मॉडरेट टाइप का है, इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 सीरीज है, करेक्ट। डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सिग्मा हमको आता है, 15c0, 15c1 ये कैसे निकालते हैं, एक एक छोड़ के कैसे निकालते हैं, सारा हम क्लास में करवाते हैं, करेक्ट। तो क्लास लिस्टेशन का ही सवाल है, बट 2 सीरीज आपको दे रखे हैं, इसलिए 2 सिग्मा अलग अलग आपको निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही फालतू सवाल है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं लेबनीज के अंदर, लेबनीज वाले पार्ट में पढ़ते हैं कि ऐसी लिमिट कैसे निकालते हैं। क्या दे रखा है? एक लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, 0 टू x² साइन ऑफ √t dt डिवाइडेड बाई x³। ये दे रखा है क्या? करेक्ट। तो लेबनीज लगा दो। सबसे पहले तो अगर मैं 0 रखूं तो 0 से 0 लिमिट कौन सी फॉर्म में चेक करो। न्यूमरेटर तो क्या बनेगा? 0, डिनोमिनेटर भी 0, यही तो बना होगा, करेक्ट। तो अगर मैं लेबनीज लगा दूं, एलोपिटल लगाया और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज यूज कर लिया, ये बन जाएगा साइन ऑफ √x² विच इज mod x। नहीं,
इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो ना यहाँ पे जेई ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, मॉड एक्स आएगा ना तो 0 प्लस 0 माइनस पे अलग ओपन होगा क्या, अलग ओपन होना चाहिए, एक एक्स तो कट जाएगा, ये तो क्या बचेगा साइन मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये तो बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 2/3 साइन ऑफ मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये बचा क्या। करेक्ट। लेकिन गड़बड़ कर दी तो कर दी, क्या कर सकते हैं। कई सवाल ऐसे आते हैं जिसमें आपको आंसर अगर करके आना है, जैसे इसका 0 प्लस पे देखोगे तो लिमिट कितनी आएगी 2/3, 0 माइनस पे देखेंगे तो -2/3, अलग अलग आएगी। करेक्ट। तो या तो देना चाहिए 0 प्लस है या मेंशन करना चाहिए कि एक्स कैसा है पॉजिटिव है। तो अगर बेस्ट पॉसिबल आंसर देखें वो तो कितना है 2/3 है। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता है तो फिर आंसर नहीं करते, क्योंकि एग्जैक्टली तो क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। 0 प्लस पे कितना आना चाहिए 2/3, 0 माइनस पे कितना आना चाहिए -2/3। पर चार ऑप्शन अगर आप देखोगे तो उसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो तो यही है कि इसमें गिवन है ऑप्शन 3 में। तो छोड़ के नहीं आना ऐसे सवालों को भी, कई बार होता है यही बोनस नहीं करता है, तो देख लो कि हाँ ऑप्शन से अगर मैं देखूं तो आंसर क्या होना चाहिए 2/3 होना चाहिए, बाकी कोई और ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। करेक्ट। तो यही हर साल एक सवाल में ऐसा होता है, थोड़ा बहुत जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं रहता है, या फिर वो जानबूझ के ऐसा देता है कि हाँ कंफ्यूज करने के लिए, या बाई मिस्टेक देता है, जो भी है। बट हाँ आंसर सबको पता है कि अगर मैं एक्स पॉजिटिव देखूंगा तो ये क्या बनेगा साइन एक्स अपॉन एक्स विच इज 1, एक्स नेगेटिव पे देखूंगा तो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स विच इज -1। तो आंसर RHL तो 2/3 है, LHL जो आएगा -2/3 है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करना आना चाहिए। करेक्ट। बट क्या कर सकते हैं, जो दिया है उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए 2/3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पैराबोला का है, और बोल रहा है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining the focus of the parabola y square equals to 4ax to a moving point of the parabola is another parabola whose directrix is। क्या बोल रहे हैं, एक पैराबोला आपको दे रखी है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला है, इस पैराबोला के ऊपर कोई मूविंग पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 80 स्क्वायर 280। करेक्ट। इस पॉइंट को अगर मैं फोकस से मिला दूं तो इस पैराबोला का फोकस क्या रहा होगा 1,0, ये इसका जो मिड पॉइंट है उसका लोकस एक दूसरा पैराबोला आएगा, उस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बताओ क्या रही होगी, वो आपसे पूछ लिया। करेक्ट। तो बहुत ही आसान सवाल है, अगर मिड पॉइंट h, k है तो फिर 2h तो किसके बराबर रहना चाहिए सम के बराबर, सम क्या आ जाएगा a प्लस a t स्क्वायर, नहीं, और 2k किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का सम कितना 280। तो बोल सकता हूं यहां से t की वैल्यू क्या रही होगी k/, t की वैल्यू यहां रख दो। करेक्ट। तो 2h इज इक्वल टू a प्लस a इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आएगा क्या, इधर लेके आ जाओ इसको, तो एक a तो कट गया, k स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू, इसको उधर रख लिया, इसको उधर ले आए 2h माइनस a। करेक्ट। 2 कॉमन ले लो, ऐसे उधर मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, 2 कॉमन ले तो क्या आएगा h माइनस a/2। तो जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x माइनस a/2, यही तो आपकी रिक्वायर्ड पैराबोला है। नहीं, अब इस पैराबोला की किसकी बात कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर कहीं पे होता है, इस वाले के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x इक्वल्स टू -a, यही तो होती है। नहीं, तो a की वैल्यू तो कितनी है 4a किसके बराबर है 2a के, मैं कैपिटल ले लेता हूं इसको ताकि कंफ्यूजन ना रहे, अगर ये कैपिटल है तो डायरेक्ट्रिक्स ही होनी चाहिए। करेक्ट। तो a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 4a 2a के बराबर है, 2 स्मॉल a, तो a कितना रहा होगा 1/2 कर दो, कितना हो जाएगा 1/2a या a/2। करेक्ट। डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी x, कैपिटल x की जगह क्या रखोगे x माइनस a/2 इज इक्वल टू -a माइनस ऑफ a/2। कर लो सिंप्लीफाई, सिंपल सी बात है, x इक्वल्स टू 0 जो है इसको आप क्या बोलते हो y एक्सिस, ये रही होगी डायरेक्ट्रिक्स। नहीं, तो पैराबोला का बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत इनिशियल कॉन्सेप्ट पे है, बस आपको मिड पॉइंट का लोकस ही बताना है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लो, मिड पॉइंट का लोकस एक पैराबोला है, उस पैराबोला की क्या चाहिए डायरेक्ट्रिक्स चाहिए खाली आपको। करेक्ट। तो बोल सकते हो कि हाँ ये सवाल भी है वो इजी कैटेगरी का ही है। अगला 4th जो सवाल है, एक और क्लास नोट का ही सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, 4th क्वेश्चन में आपको कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू x क्यूब
इसके ऊपर एक पॉइंट है P, T कोमा T क्यूब टाइप, इस पे टेंजेंट बनाओ तो कर्व को वापस मिल रही है किसी पॉइंट Q पे, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताना है जो PQ को डिवाइड कर रहा है इंटरनली किस रेशियो में, 1:2 में। करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये तो क्या रहा होगा, क्यूबिक ही तो रही होगी। सपोज इस टाइप कोई क्यूबिक है, यहाँ पे इसके किसी पॉइंट P पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट वापस मिल रही है किस पॉइंट पे, Q पे। करेक्ट। तो P तो आपको दे रखा है T कोमा T क्यूब है। लेट्स से Q का x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो Q भी तो इसी कर्व पे लाई कर रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा Q। करेक्ट। तो कंडीशन क्या लगाओगे, P पे टेंजेंट है क्या ये लाइन, तो P पे टेंजेंट का स्लोप जो है वो इक्वल होना चाहिए इस लाइन के स्लोप के। नहीं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हाँ यहाँ पे अगर टेंजेंट है तो इस लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल होने चाहिए। कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए dy बाई dx क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर ही तो आएगा। तो x की जगह t रख दूं तो कितना हो गया, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म में निकाल दूं क्या, t क्यूब माइनस अल्फा क्यूब अपॉन t माइनस अल्फा। तो एक फैक्टर तो t माइनस अल्फा ही आएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, t स्क्वायर प्लस अल्फा t प्लस अल्फा स्क्वायर, ये बचेगा क्या। इधर लेके आ जाओ, टी में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख गई क्या, 2t स्क्वायर माइनस अल्फा t माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करेक्ट। बना लो कि फैक्टर बन रहे हैं आराम से, एक तो 2t आएगा, एक में t आएगा, t वाले में तो अल्फा कर दो क्योंकि माइनस वाला चाहिए इधर, प्लस अल्फा। बना लोगे, फैक्टर वाला काम इतना मुश्किल नहीं है। तो t की दो वैल्यू, एक तो अल्फा ही हो गया, नहीं यानी अल्फा t के इक्वल हो गया, वो तो यही पॉइंट है, वो थोड़ी चाहिए। दूसरा अल्फा रहा होगा किसके बराबर, -2t। करेक्ट। तो अल्फा अगर -2t है तो फिर q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2t कोमा -2t का क्यूब -8t क्यूब, ये रहा होगा। ठीक है। तो PQ को 1:2 में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, लेट्स से पॉइंट R है, तो R का y कोऑर्डिनेट आपसे पूछ लिया, वो क्या रहा होगा, ये तो पूछा है सवाल में, नहीं तो इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बहुत आराम से। क्या आएगा, 1 इंटू दिस -8t क्यूब प्लस 2 इंटू टी क्यूब हो जाएगा 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कितना, 3। कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ r जो है ये -6 बना गया, तो -2t क्यूब, ये रहा होगा। करेक्ट। देख लो कितना आसान सवाल है, इसमें दिया है ऑप्शन 4 में दिया है, वो आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो अगेन बहुत इजी सा सवाल है, क्लास इलस्ट्रेशन ये बेसिकली, ये सवाल भी हम लोग क्लास में करवाते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो या तो पहले जेई ने पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर जेई में आए हुए हैं, या क्लास में करवाते हैं, क्लास इलस्ट्रेशन वाले डायरेक्ट सवाल पूछे हैं जेई ने। नेक्स्ट फिफ्थ वाला जेई मेंस टॉपिक से है। कुछ टॉपिक है जो खाली जेई मेन में, जे एडवांस में नहीं है, तो उनमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, बोल रहा है 2 वर्टिकल पोल्स आर 150 मीटर अपार्ट। 2 वर्टिकल पोल दे रखे हैं आपको, जिनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 150 मीटर है, और हाइट में रिलेशन दे रखा है कि एक जो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो अगर छोटे वाले की हाइट h बोल दूं, इसकी हाइट कितनी है, 3h है। करेक्ट। और क्या दे रखा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, कहां से, मिड पॉइंट से। ये अगर पूरा 150 है तो ये कितना रहा होगा, 75। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये थीटा है, सपोज ये फाई है, तो क्या दे रखा है आपको, थीटा प्लस फाई जो है वो कितना आया होगा, π/2 आएगा, ये दे रखा है। करेक्ट। तो बहुत सिंपल से फिगर है, बना लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत आराम से, डायग्राम बनाना इतना मुश्किल नहीं है। करेक्ट। तो अगर दोनों का सम π/2 है तो फिर tan थीटा इक्वल रहा होगा cot फाई के, नहीं अगर दोनों का सम π/2 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो tan थीटा और cot फाई क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। लिख लो दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, 3h/75 इज इक्वल टू cot फाई क्या हो जाएगा, cot फाई उल्टा हो जाएगा 75/h। करेक्ट। कैंसिल कर दूंगा 3 से, कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। इसको भी 25 इंटू 3 लिख दूंगा, तो h स्क्वायर तो कितना आ गया, 25 इंटू 25 इंटू 3। दिख रहा है बहुत आराम से, h जो आया होगा वो क्या होगा, 25√3। ये पूछा है क्या, हाँ छोटे वाले की हाइट पूछी है, छोटे वाले की हाइट क्या रही होगी, 25√3 मीटर, ये रही होगी। करेक्ट। दिया है क्या, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगेन बहुत सिंपल सा सवाल है। कई बार बच्चे थोड़ा सा लापरवाही करते हैं कि जेई मेंस टॉपिक्स है वो पढ़ के नहीं जाते हैं,
जबकि जेईई मेन टॉपिक से बहुत सिंपल सवाल आते हैं, बहुत सिंपल। करेक्ट, तो बहुत आसान सा सवाल, आई होप सबने कर लिया होगा ये वाला। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कंटिन्यूटी का सवाल है, आपको एक फंक्शन दे रखा है, कौन सा, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कोस ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2 पाई है क्या, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2x माइनस 1 पाई बाई 2। करेक्ट, अच्छा आपको कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो ये वाला कोस तो हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूस होता नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर को छोड़ के बाकी तो क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है क्या। करेक्ट, तो ये वाला डिसकंटिन्यूस हो जाएगा कहां पे, x बिलोंग्स टू i, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी तो ये भी क्या रहा होगा, कंटिन्यूस ही रहा होगा नहीं। करेक्ट, अच्छा तो बस इंटीजर पे चेक कर लो खाली, बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होगा तो f ऑफ i प्लस f ऑफ i माइनस और f ऑफ i निकाल के देख लो, अगर इंटीजर पे भी कंटिन्यूस आ गया फिर तो क्या हो जाएगा, पूरा ही कंटिन्यूस आ जाएगा। करेक्ट, तो i प्लस अगर मैं रखूं तो ये तो क्या बनेगा, कोई इंटीजर ही बनेगा, लेकिन देखो ना पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल बन गया क्या, नहीं, जहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है वहां पे ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। करेक्ट, तो ये वैल्यू कुछ भी दे, i दे, i प्लस 1 दे, i माइनस 1 दे, ये 0 है ना, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 ही बनेगा क्या, ये भी 0 ही बनेगा क्या, ये भी 0 ही बनेगा क्या, नहीं। तो अच्छा सवाल है ना, कुछ नहीं करना है, खाली थ्योरी का सवाल है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ये जहां पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है वहां पे ये वाला क्या बन रहा है, ये 0 बन रहा है। करेक्ट, तो इसकी लिमिट तो फाइनाइट आ रही है और 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो ये तो हमेशा ही कंटिन्यूस रहा होगा। दिया है क्या, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि हमेशा कंटिन्यूस है। नहीं देखो ऑप्शन भी ऐसे डिजाइन किया कि 1 के अलावा 1 पे डिसकंटिन्यूस नहीं, तो वो खाली डराने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। करेक्ट, तो ध्यान रखना कंटिन्यूटी में हम लोग ये बोलते ही है कि 2 कंटिन्यूस है तो फिर प्रोडक्ट सम सब कंटिन्यूस रहा होगा, एक डिसकंटिन्यूस एक कंटिन्यूस है, फिर चेक करना पड़ता है प्रोडक्ट में, पढ़ते हैं कैसे थ्योरम। तो क्लास का ही आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिख रहा है जो क्लास से डायरेक्ट है, बस आपको ये देखना है जहां पे ये डिसकंटिन्यूस होता है वहां पे ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। करेक्ट, तो इसको भी बोल सकते हो कि हाँ इजी कैटेगरी का ही सवाल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो फंक्शन से है, आपको 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक एफ एक्स दे रखा है r से r में 2x माइनस 1 लीनियर है, और जी एक्स दे रखा है r माइनस एलिमेंटल 1 से r में, 1 को छोड़ के बाकी सब कुछ रख सकते हैं। करेक्ट, तो किसके कंटिन्यूटी की नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पार्ट से आपको चेक करना है 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, कौन, f ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो f ऑफ जी एक्स ये क्या रहा होगा, ये देख लो, f ऑफ जी एक्स रहा होगा, f के अंदर रख दो जी एक्स। करेक्ट, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x की जगह अगर मैं जी एक्स रख दूं विच इज x माइनस 1 बाई 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1, ये है क्या, कर लो सिंप्लीफाई, ये क्या बनेगा 2x माइनस 1, तो माइनस एक्स करूंगा तो x हो गया, और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया क्या, वो तो x अपॉन x माइनस 1 ही आया क्या, ये आ गया f ऑफ जी एक्स। करेक्ट, कहां से कहां में, डोमेन तो g का रहा होगा, f ऑफ जी एक्स जो है वो डोमेन तो जी का रहा होगा, जी का डोमेन क्या है, r माइनस एलिमेंटल 1 से लेके रेंज किसकी रही होगी, f की, इसी में तो डिफाइन है। करेक्ट, तो लीनियर अपॉन लीनियर है क्या, तो लीनियर अपॉन लीनियर तो सारे के सारे क्या बनते, 1 1 बनते, तो 1 1 ऑन 2 तो अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, लीनियर अपॉन लीनियर तो हमेशा ही क्या बनेगा, 1 1 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ऑन 2 चेक करने के लिए इसकी रेंज निकालूं क्या, रेंज क्या ही होगी, रेंज आई होगी r माइनस, 0 नहीं हो पाएगा कभी, 0 नहीं, कोफिशिएंट का रेशियो विच इज 1 नहीं हो पाएगा कभी, ये तो आई होगी। करेक्ट, तो क्या ये r के बराबर है क्या, ना r के बराबर तो नहीं हो सकती है, तो 1 1 रहा होगा बट ऑन 2 नहीं रहा होगा, 1 1 बट नॉट ऑन 2, इन 2 रहा होगा। ठीक है, चेक कर लो, चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, 1 में दे रखा है नीदर 1 1 नॉर ऑन 2 ना, 1 1 तो है, बोथ 1 1 ऑन 2 नहीं, थर्ड दे रखा ऑन 2 बट नॉट 1 1 ना, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, नहीं क्या, फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा 1 1 है बट ऑन 2 नहीं। करेक्ट, तो बोल सकते हो आप मॉडरेट टाइप का सवाल है, ज्यादा इजी भी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए लीनियर अपॉन लीनियर क्या है, 1 1 बनता है, नहीं तो ग्राफ वगैरह बना के देखना पड़ेगा पूरा, या डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा डेरिवेटिव से। करेक्ट,
तो बोल सकते हो क्या मॉडरेट टाइप का सवाल है ये वाला भी, फंक्शन से सवाल है, फंक्शन से डायरेक्ट सवाल बहुत कम आते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो प्रोबेबिलिटी का सवाल है। बोल रहा है एन ऑर्डिनरी डाइस इज रोल्ड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 2 टाइम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स। 2 बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, करेक्ट। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम, ये बता दो। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मान लो आपने n बार उसको रोल किया डाइस को, तो 2 बार प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर 2 टाइम्स, ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑड इवन नंबर कितने बार? 3 बार, करेक्ट। तो इवन आने की ऑड आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या रही होगी? 1/2 रही होगी। इवन आने के केस और ऑड आने के केस इक्वल इक्वल है, 3 तो है दोनों, नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड किसी एक बार में वो दोनों ही क्या रही होंगे? 1/2 तो रही होंगी, करेक्ट। 2 बार ऑड आए तो कौन से 2 बार? चूज कर लो NC2 से। जहां पे ऑड आए उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 2, बाकी n-2 जगह इवन आया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 टू द पावर n-2, यही तो आई होगी। ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1/2 की पावर n ही तो बनेगा, नहीं। सिमिलरली 3 इवन कितने तरीके से? NC3 इवन आए 1/2 की पावर 3 और n-3 जगह ऑड आया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n-3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? NC2 इज इक्वल टू NC3। बहुत आराम से बोल सकते हैं कि n की वैल्यू क्या रही होगी? 5। तो यहाँ से तो ये मिल गया कितने नंबर ऑफ टाइम आपने उसको रोल किया, 5 टाइम्स उसको रोल करना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट बोला कि ऑड नंबर ऑफ टाइम है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 5 बार अगर रोल किया क्या क्या हो सकता है? 1 ऑड आ जाए या 3 ऑड आ जाए या पांचों के पांचों बार क्या आ जाए? ऑड, यही तो हो सकता है, करेक्ट। 1 ऑड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 5C1, नहीं 1/2 की पावर 5 ही आएगा वो तो। 3 ऑड आ जाए 5C3, 5 ऑड आ जाए 5C5 और सबके साथ में क्या आएगा? 1/2 की पावर 5, ये तो आएगा ही, नहीं। कर लो सिंप्लीफाई, 5C1 कितना? 5, 5C3 5C2 तो बराबर ही होते क्या? कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा क्या? करेक्ट। और 5C5 तो कितना है? 1 इंटू ये 1/32 हो गया क्या? कितना बन गया? 16/32, 16/32 कितना? 1/2। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। कौन से ऑप्शन में गिवन है? 1 में गिवन है, ये आपका आंसर, करेक्ट। तो अगेन बोल सकते हो कि इजी प्रॉब्लम है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे सवाल हम लोग करते हैं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जेई का फेवरेट सवाल है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सवाल पूछ ही लेता है वो। 3 इक्वेशन आपको दे रखी है XYZ में, 3 लीनियर इक्वेशन है और सवाल चाहता है कि K में और M की वैल्यू बताओ अगर इनकंसिस्टेंट है सिस्टम, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो एक तरीका तो ये कोई सॉल्यूशन अगर नहीं आ रहा है, डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z में एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। कम से कम एक जो है वो तो कैसा है? नॉन जीरो होना ही चाहिए, नहीं, करेक्ट। दूसरा आसान तरीका क्या है? देखो हम करेंगे नहीं 3D में, y को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या तीनों से? और y को क्यों किया? क्योंकि कोफिशिएंट अच्छे दिख रहे हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा? 6x, ये बनेगा 2x, 6 - 2 कितना? 4x। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y, ये तो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2k, ये उधर गया तो +2k, तो +2 कॉमन ले लूं तो 1 - k z इज इक्वल टू 20 - 6 कितना हो गया? 14। एक 2 से और डिवाइड कर दूं क्या? क्या बन जाएगा? 2x प्लस 1 - k z इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन तो ये आ गई, करेक्ट। और इन दोनों को ऐड कर दूं क्या? ऐड करते ही 2y कैंसिल हो जाएगा। ऐड करते ही क्या बन गया? 4x, ऐड किया तो -k + 1 z इज इक्वल टू 10 + 5। देखो ना, एक को एलिमिनेट करते ही सवाल 2D का बन गया क्या? 2 लाइन ही तो दिख रही है, नहीं। और इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो a1/a2 इक्वल रहना चाहिए b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं रहना चाहिए किसके? c1/c2 के। यही तो बोलते हैं अगर 2 लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट नहीं है, तभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नहीं। कर दो a1/a2, 2/4 कितना? 1/2। इधर से क्या आ जाएगा? 1 - k अपॉन, ये बन जाएगा -k - 1, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? 7/10
10 + 5m। जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे क्या? नहीं हो जाएगा ना? इन दोनों से क्या बनेगा? -k -1 इज इक्वल टू 2 - 2k। इधर लेके आ जाऊं तो k की वैल्यू 3 आती हुई दिख गई क्या? तो k की वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए? 3। करेक्ट। साथ ही साथ में ये और ये इक्वल नहीं रहना चाहिए, मतलब 10 + 5m जो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए किसके? 14 के। नहीं, तो m जो है वो इक्वल नहीं रहना चाहिए किसके? इधर ले जाओ, कितना बचेगा? 4/5। करेक्ट। तो दो वैल्यू रही होगी, m तो 4/5 नहीं होना चाहिए और k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3। ये आपका आंसर। नहीं, देख रहे हो ना कितना सिंपल बन गया सवाल, वो डिटर्मिनेंट सोल्व करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ी। करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये दिया है उसमें। ठीक है, तो अगेन आप बोल सकते हो कि मॉडरेट कैटेगरी का है, डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि पहले से ही रहता है कि जेई इस वाले टॉपिक से तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो जेई का फेवरेट टॉपिक है, वहां से तो सवाल आता ही आता है, मेंस में भी और एडवांस में भी। तो अगर आगे वाले पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तब भी ये तो कर ही लेना भी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 10 जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। आपको पूछ रखा है कि साइंटिफिक कमिटीज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 इंडियन एंड 8 फॉरेनर्स। क्वेश्चन नंबर 10 जो उसमें बोल रखा है कि 6 तो इंडियन है, 6 इंडियन है, 8 फॉरेनर्स है। आपको एक कमेटी बनानी है और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 2 इंडियन तो होने ही चाहिए और नंबर ऑफ फॉरेनर जो डबल होना चाहिए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इंडियन। करेक्ट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सारी देख लो पहले। तो कम से कम 2 इंडियन अगर है तो अगर मैं 2 इंडियन ले लूं तो फॉरेनर कितने होने चाहिए? डबल, मतलब 4 होने चाहिए। एक तरीका तो ये है। इंडियन अगर मैं 3 ले लूं, फॉरेनर कितने होने चाहिए? 6। इंडियन अगर 4 ले लूं, फॉरेनर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, बस ना। 5 इंडियन ले लिया तो फॉरेनर कितने होने चाहिए थे? 10, जो तो हो ही नहीं सकते। टोटल कितने फॉरेनर? 8 ही है। करेक्ट। देख रहे हो ना कितना आसान सवाल है, कर लोगे। सिलेक्शन के तरीके तो आते ही है, 6 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके, 6C2 इंटू 8 में से 4 करूं तो 8C4, सिमिलरली 6C3 8C6, 6C4 8C8। देख रहे हो कितना आसान सवाल है। करेक्ट। जानते हैं सबकी वैल्यू, निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लो। ये जो वैल्यू आती है कितनी आती है? 1625। ये आता है जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल इसलिए इजी बन जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो ज्यादा नहीं है। बहुत कम टाइम में आप इस सवाल को कर सकते हो, जितना टाइम बाकी सवालों के लिए अलॉटेड होता है। जैसे 25 सवाल की बात करो तो मोर और लेस 2 मिनट से ज्यादा रहता है क्या? तो विद इन टाइम ही हो जाएगा, विद इन टाइम आप इसको कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मोनोटोनिसिटी से है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ते हैं मोनोटोनिसिटी। एक फंक्शन आपको दे रखा है, आपको चेक करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। करेक्ट। तो वो कैसे पता चलेगा? डिफरेंशिएट करके देखना पड़ता है। तो दिमाग बाद में लगाओ, पहले डिफरेंशिएट करो। एफ डे एक्स क्या बन जाएगा? ये बनेगा 12x²। 6 से डिवाइड कर दूं तो 2x² माइनस 6x, क्या 6 तो कैंसिल हो गया, x बचेगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दूं क्या? 2x - 1 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस cos x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा। नहीं, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, 2 cos x तो कैंसिल हो गया। करेक्ट। यहाँ से एक फैक्टर तो क्या है? 2x - 1। यहाँ भी तो बन रहा है एक फैक्टर 2x - 1। तो अगर मैं 2x - 1 कॉमन ले लूं, यहाँ तो क्या बचेगा? x ही बचेगा, वहां साइन x, तो क्या आ गया? x माइनस साइन एक्स। देखो कितना अच्छा फैक्टर बना है। जानते हैं क्या, x अगर 0 से बड़ा है तो ये वाली चीज तो क्या रही होगी? पॉजिटिव रही होगी। नहीं, और ये कहाँ पे 0 हो रहा है? 1/2 पे। तो 1/2 के आगे x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव रहेगा क्या? तो एफ डेस एक्स अगर पॉजिटिव है या 0 है, बोल सकते हैं कि एफ एक्स कैसा रहा होगा? इंक्रीजिंग रहा होगा। नहीं, तो ये गिवन है एक ऑप्शन में। कौन से में? ऑप्शन 4 में। चेक कर लो किस इंटरवल की बात कर रहा है। करेक्ट। तो बहुत आसान सा ही सवाल है, इसको भी आप बोल सकते हो इजी कैटेगरी का। ये एफ डेस एक्स में आपको फैक्टर डायरेक्टली दिख जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए एक्स और साइन एक्स का क्या रिलेशन होता है, जो क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग जनरली। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एरिया अंडर द कर्व का सवाल है। आपसे पूछा है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज आउटसाइड द पैराबोला। एक तो सर्कल दे रखा है आपको, एक पैराबोला दे रखा है। सर्कल तो कौन सा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, स्टैंडर्ड सर्कल है। और पैराबोला कौन सा दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये दे रखा है क्या? हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहला काम तो प्लॉट करो दोनों को, तो दोनों ही स्टैंडर्ड कर्व हैं। एरिया अंडर द कर्व में ऐसा बहुत होता है कि दोनों कर्व के आते हैं, स्टैंडर्ड आते हैं। सर्कल बना लो क्या बहुत आराम से, ऐसा कुछ रहा होगा। पैराबोला ये वाली है नहीं, तो दिख रहा है जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा इन दो पॉइंट पे, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहा होगा दोनों का, करेक्ट। तो ये पॉइंट तो क्या है 0, ये 6 रहा होगा एक्स, ये निकाल लो बस आप जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों को सोल्व कर लूँ क्या? सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह रख दिया 9x, इधर ले आओ -36 इक्वल्स टू 0, -36 12 और 3 दिख जाएंगे क्या? नहीं, तो एक तो बनेगा x प्लस 12, एक बनेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 तो हो नहीं सकता, वो तो इधर है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी, 3 रही होगी, करेक्ट। तो इस वाले पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या आई होगी, 3 आई होगी, ठीक है। अच्छा, आपका रिक्वायर्ड एरिया है कौन सा, इस सर्कल का एरिया जो पैराबोला के बाहर है, मतलब ये पूरा पार्ट, यही तो है नहीं। तो ये एरिया निकालने के लिए आप क्या कर दो, सर्कल के एरिया में से ये माइनस कर दो बस, करेक्ट। तो ये दोनों एरिया तो बराबर ही है, मैं इसको ए बोल रहा हूँ, ये भी तो ए ही है। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, A1 ले लो इसको, मैं फाइनल आंसर को ये लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर होना चाहिए सर्कल के एरिया में से 2A1 माइनस कर दो, नहीं सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 6 है तो 36 हो गया क्या, -2 टाइम्स ऑफ A1, ये होना चाहिए आपका फाइनल आंसर, करेक्ट। A1 खाली आप निकाल लो, और A1 इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे क्या बहुत आराम से। 0 से 3 तो इंटीग्रेट कर दो पैराबोला के लिए, 0 से 3 पैराबोला के लिए y क्या होगा, √9x, ऊपर वाले पार्ट के लिए तो पॉजिटिव ही है नहीं, कितना हो जाएगा 3√x dx, प्लस 3 से 6 इंटीग्रेट कर दो सर्कल, 3 से 6 सर्कल के लिए y क्या आया होगा, इधर लेके आ जाओ 36 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx, ये आया क्या, करेक्ट। दोनों इंटीग्रेबल कर लोगे बहुत आराम से। A1 आपका आ जाएगा, ये तो क्या x की पावर 1/2 ही है, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 3 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2 x टू द पावर 3/2, लिमिट 0 to 3, प्लस ये भी स्टैंडर्ड ही है √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है नहीं। तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बनेगा x/2 √, ये पूरा ही 36 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर तो कितना 36/2 कितना 18, साइन इनवर्स ऑफ x/6, और इसकी लिमिट कितनी है 3 से 6, ये तो आई होगी, रख दो वैल्यू, 3 रख दूं तो ये बन जाएगा √3 की पावर 3, 3√3 कितना हो गया 6√3, 0 रखूंगा तो 0, उसका काम तो खत्म, प्लस 6 रख दूं तो ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 6 रखूं तो साइन इनवर्स 1 π/2, π/2 इंटू 18 कितना हो गया 9 पाई नहीं, माइनस यहाँ पे 3 रखूं तो ये तो हो गया 3/2 इंटू ये कितना बन जाएगा 9 बनेगा क्या 27 का रूट कितना 3√3, और ये भी हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 3/6, साइन इनवर्स 1/2 नहीं, साइन इनवर्स 1/2 कितना π/6, कितना बच जाएगा 3, कर लोगे सिंप्लीफाई, तो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो A1 आया होगा, ये 6√3 है, 9/2√3 है, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना 3 बचा क्या, तो 3/2√3, और ये हो जाएगा +6 पाई। तो 2A1 की वैल्यू कितनी, 2A1 की वैल्यू आएगी 3√3 + 12 पाई, करेक्ट। रख दो यहाँ पे, तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आया होगा 36 पाई माइनस 3√3 + 12 पाई, तो 36 माइनस 12 कितना हो गया 24 बचा गया, 24 पाई माइनस 3√3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। दिया है क्या, हाँ ऑप्शन 3 में दिया है, विच इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट। तो इसको बोल सकते हो कंप्लीट सवाल है नहीं, तो इस सवाल को मैं लिख रहा हूँ डिफिकल्ट कैटेगरी में, बट फिर भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हो, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और आंसर जो आ रहा है वो भी रूट वूट में आ रहा है, तो पक्का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है,
आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोलॉजी। चेक करना है कि इन 4 में से टोटोलॉजी कौन सा है। करेक्ट। तो सबसे आसान तरीका तो क्या है, आप ट्रूथ टेबल से चले जाओ। अगर 2 स्टेटमेंट है तो 2 स्टेटमेंट के लिए 4 ट्रूथ वैल्यूज हो सकती हैं। नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यूज 4 ही तो रही होंगी, या तो दोनों ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू, या दोनों के दोनों फॉल्स। यही रहा होगा बस खाली। नहीं, बना दो सारे स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल। तो पहले वाले में ए एंड बी यूज हो रहा है क्या? ए एंड बी तो ट्रू रहेगा जब दोनों ट्रू रहे। दोनों ट्रू है तब तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। निकाल लोगे। करेक्ट। तो पहला जो स्टेटमेंट वो तो यही है, ए और ए एंड बी, यही तो है। चेक कर लो, और ले लो किसके साथ, एक के साथ। तो एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, ये ट्रू है तो ट्रू, बट दोनों फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स तो दिख रहा है, ये तो टोटोलॉजी नहीं है। नहीं। अगला स्टेटमेंट क्या चाहिए? ए इंप्लाइज बी चाहिए क्या? ए इंप्लाइज बी निकाल लो। ए इंप्लाइज बी फॉल्स कब होगा? जब ए ट्रू रहे बी फॉल्स रहे, तब फॉल्स होगा खाली। अदरवाइज तो क्या रहा होगा? ट्रू ही रहा होगा। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। करेक्ट। नेक्स्ट, ए एंड ए इंप्लाइज बी, ये वाला स्टेटमेंट चेक करो। स्टेटमेंट का एंड ले लो किसके साथ? एक के साथ। तो एंड तो ट्रू होगा जब दोनों ट्रू रहे, दोनों ट्रू है तब तो ट्रू। एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स। इधर दोनों फॉल्स हैं तो दोनों क्या आ जाएंगे? फॉल्स फॉल्स, ये आएगा। करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है बी इंप्लाइज, ये वाला स्टेटमेंट, ए एंड ए इंप्लाइज बी। नहीं, देख लो बी इंप्लाई कर रहा है क्या इसको? बी इंप्लाइज दिस फॉल्स होगा अगर बी तो ट्रू रहे और ये फॉल्स रहे, अदरवाइज तो ट्रू है। तो ये ट्रू फिर तो क्या होगा? ट्रू। ये फॉल्स फिर भी ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स, ये मिल गया ना। देखो तो ये ट्रू है ये फॉल्स है, तब क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नहीं, तो ये वाला भी टोटोलॉजी नहीं है। तो ये टोटोलॉजी तो लास्ट तो चेक ही नहीं करना, वैसे देख सकते हैं लास्ट वाला तो क्या ट्रू है। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या चाहिए? ए और बी चाहिए क्या? नीचे बना रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो रहा होगा वो क्या रहा होगा? ए और बी कहीं ना कहीं यूज होगा उसमें। ए और बी देख लो क्या बनेगा। ए और बी ट्रू हो जाएगा अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया। दोनों ट्रू है तब भी ट्रू, एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू, ये भी ट्रू। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट में दे रखा है ए एंड ए और बी। एंड ले लो इसका किसके साथ? ए और बी के साथ। इन दोनों का एंड लेना है क्या? इन दोनों का एंड, दोनों ट्रू है तब ट्रू, दोनों ट्रू है ये भी ट्रू, बट एक भी फॉल्स हो गया तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये भी टोटोलॉजी नहीं है ना। करेक्ट। तो बस तीनों ऑप्शन टोटोलॉजी नहीं है, तो लास्ट ही बचा होगा, बोल सकते हैं। नहीं, बट चेक जरूर कर लेना, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना, हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दी हो इसलिए नहीं आ रहा हो। तो लास्ट वाला क्या है? ये वाला स्टेटमेंट तो हमने निकाला ही ऑलरेडी, ए एंड ए इंप्लाइज बी, दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज बी, ये दे रखा है क्या? तो ये स्टेटमेंट तो हमने निकाला है, यही वाला। ये बोल रहा है ये स्टेटमेंट किसको इंप्लाई कर रहा है? बी को। तो ये स्टेटमेंट अगर बी को इंप्लाई कर रहा है तो ये तो फॉल्स तो तब होगा जब ये ट्रू ये फॉल्स रहे, ये ट्रू ये ट्रू, ये फॉल्स है, फिर तो ट्रू है ना। नहीं, तो हर केस में ये तो क्या आ रहा है? ट्रू 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 आ रहा है। तो हाँ, ये वाला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 4, ये क्या रहा होगा? टोटोलॉजी रही होगी। करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आप ट्रूथ टेबल बनाओ, आंसर मिल जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट में दिया है एक आपको एक्सप्रेशन दे रहा है कि e टू द पावर cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x जीपी बन रही है और इनटू log ऑफ 2/c सेटिस्फाइज द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसका रूट है। नहीं, देख सकते हैं बहुत आराम से, इसके फैक्टर तो बन रहे हैं, t माइनस 1 t माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू 1 और 8। करेक्ट। तो वो जो एक्सप्रेशन आपको दे रखी है कौन सी? e टू द पावर cos स्क्वायर x cos टू द पावर 4x जीपी बन रही है क्या? इनफाइनाइट जीपी। सम क्या आ जाएगा? a तो कितना है? cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, वो क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर x इनटू log ऑफ
2 बेस सी है क्या? हाँ 2 बेस सी, नहीं तो हम जानते हैं कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो इसको ये भी लिख सकते हो e टू द पावर log ऑफ 2 बेस सी, और इस पूरे की पावर ये क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर एक्स। नहीं तो ये तो क्या बन गया फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी है, ए टू द पावर log ऑफ n बेस ए क्या होते हैं, ही होते हैं। नहीं तो ये बन गया 2 की पावर कोट स्क्वायर एक्स। तो देख रहे हो लॉग भी यूज कर लिया इसमें, इसी एक सवाल के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करेगा अभी, किसके इक्वल, या तो 1 के इक्वल या 8 के इक्वल। तो बहुत आराम से बोल सकते हैं कि कोट स्क्वायर एक्स जो है वो या तो 0 रहा होगा या 3, यानी कोट एक्स जो है वो या तो 0 रहा होगा या √3 रहा होगा या -√3। लेकिन एक्स पे उसने कंडीशन लगा रखी है कि एक्स क्या है, एक्यूट एंगल है, ओपन 0 से π/2 ओपन। नहीं तो 0 भी नहीं हो सकता, -√3 भी नहीं हो सकता, एक ही पॉसिबिलिटी बची, कोट एक्स कितना हो जाए √3 हो जाए। नहीं यानी कि एक्स कितना रहा होगा π/6 ही तो रहा होगा, करेक्ट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट है। एक्स अगर π/6 है, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस √3 कोस एक्स, एक 2 भी है भाई इधर, इसकी वैल्यू बताओ क्या रही होगी, रख दो वैल्यू। साइन π/6 कितना 1/2, साइन π/6 1/2 प्लस √3 इंटू कोस π/6 √3/2, तो 2 तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 प्लस 1 4, 2/4 कितना 1/2 दिया है क्या, हाँ ऑप्शन 2 में है ना, ये आपका आंसर करेक्ट। तो एक ही सवाल में लॉग का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया, जीपी भी यूज कर ली, इनफाइनाइट जीपी का सम निकलवा लिया ना आपसे, वो वाला भी यूज कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी यूज कर ली। नहीं तो 2-3 चैप्टर से मिला के एक सवाल है, सारे स्टेप हैं इजी, तो हम लोग इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं कि ये सवाल भी कैसा है, मॉडरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो स्ट्रेट लाइन का सवाल है। बोल रहा है कि एक आदमी है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट। वो जो इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सेस पे, लेट्स से जो इंटरसेप्ट्स है वो ए और बी है, तो इनका अरिथमेटिक मीन रेसिप्रोकल का, तो रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा 1/a 1/b बाई 2, किसके बराबर है 1/4 के। तो बोल सकता हूं कि 1/a प्लस 1/b ये किसके बराबर रहा होगा 1/2, ये कंडीशन आपको दे रखी है। नहीं और 3 पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से 1,1 है, 2,2 है, 4,4 है, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी। आपको बताना है कौन सा इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये ना। तो अगर इंटरसेप्ट ए और बी है, इक्वेशन क्या हो जाएगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। नहीं देखो ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है क्या, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो 2/a 2/b 1 लिखा हुआ है क्या। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि x, y जो पॉइंट रहा होगा कौन सा रहा होगा 2,2 ही तो रहा होगा। नहीं फैमिली ऑफ लाइन का ही सवाल है, कर सकते हैं। तो ये जो लाइन रही होगी गिवन कंडीशन में 2,2 से तो पास करेगी, ये आपसे पूछा गया था। कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है क्या, हाँ तो नंबर 2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कि बी जो है उसके ऊपर लाई किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रखा है कि पी और क्यू दो पॉजिटिव नंबर है, उनका सम जो है वो 2 है और पावर 4 का सम जो है वो 272 है, तो वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट क्या रहे होंगे पी और क्यू। नहीं देखो यहाँ पे जेई ने गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, आप निकाल के देखो, अगर क्वाड्रेटिक चाहिए तो सम ऑफ रूट तो है ही, प्रोडक्ट ऑफ रूट और मिल जाए। नहीं तो इसको कैसे यूज करोगे, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, क्या उसको राइट साइड में भेज दो, तो 2 का स्क्वायर तो 4 है और इधर से क्या आ गया -2p, यही बनेगा क्या। एक बार और स्क्वायर करेंगे इसको यूज करने के लिए, ये आएगा p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करूंगा तो 16 प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर और -16pq, ये बना क्या। वैल्यूज रख दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है 272 है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो, पी क्यू के अंदर क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख गई क्या, कितना बनेगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर, नहीं और पी क्यू तो यहीं से आएगा -16pq, और ये इधर आए तो माइनस हो जाएगा क्या, 272 16 माइनस कर दूं 56 बचेगा क्या, 256 इक्वल्स टू 2 से और डिवाइड कर दो, तो ये हो गया p स्क्वायर q स्क्वायर -8pq माइनस ये 128 बचा गया, फैक्टर दिख रहेगा 16 और 8, नहीं तो एक तो आ जाएगा पी क्यू -16
और पी क्यू प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये तो होगा नहीं, पॉजिटिव बोल रखा है, तो पी क्यू कितना रहा होगा, 16 रहा होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो कितना आ गया, ये सम ऑफ रूट आपको दे ही रखा है पी प्लस क्यू, वो कितना है, 2 है। तो जो क्वाड्रेटिक रही होगी वो रही होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यही आंसर दिया है जेई ने, दिया है क्या ऑप्शन 3 में, जेई ने जो आंसर दिया वो यही दिया है। लेकिन देखो ना, गलत है ना, इसका डी तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नहीं, उसने पहले ही बोल रखा है कि पी और क्यू पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो रियल नंबर तो रहने ही चाहिए। अरे पॉजिटिव नंबर रियल तो होते ही है, इमेजिनरी थोड़ी होते हैं, करेक्ट। तो हाँ, ये सवाल है जो बोनस होना चाहिए, बट ध्यान रखना जेई मेंस कई बार ऐसा करता है कि बोनस नहीं करता है, तो फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, छोड़ के नहीं आना चाहिए। जैसे पहले वो लिमिट वाला सवाल था, उसमें भी गड़बड़ है, वो 0+ देना चाहिए तभी आंसर 2/3 आएगा। सेम ये सवाल है, इसमें भी गड़बड़ है, पी और क्यू अगर पॉजिटिव है तो फिर इसके रूट तो नहीं हो सकते हैं, ये समझ में आता है क्या। बट आपको देखना चाहिए कि हाँ, जेई ने अगर सवाल बनाया 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये। तो कई बार हम ऐसे सवालों के जब भी आंसर करके जरूर आए, छोड़ के नहीं आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो करके आते हैं उनको नंबर मिल जाते हैं, जो छोड़ के आते हैं उनको नहीं मिलते, या कई बार बोनस कर दे तब तो सबके लिए ही है। अगर जेई ने बोनस कर दिया फिर तो सबके लिए ही है, वो बोनस ही है। लेकिन बोनस नहीं करे तो दिक्कत हो जाएगी, जो छोड़ के आ गए, जिसको पता तो है कि आंसर ये है लेकिन छोड़ के आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, करेक्ट। तो हर साल 1-2 सवाल ऐसे आते हैं जो जेई बोनस भी नहीं करता है और गलत भी होते हैं, गलत थी अभी कंसेप्चुअली अगर देखें तो, करेक्ट। तो आपको करके जरूर आना चाहिए था। बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ऑप्शन 3 है, ये आपका आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 गलती से आ गए हुए ना, केमिस्ट्री का सवाल है। आपको एक पॉपुलेशन दे रखी है एक स्पीसीज की जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रही है, वो इनिशियल कंडीशन है टाइम 0 पे पॉपुलेशन इतनी थी, तो वो टाइम बताओ जब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नहीं तो डिक्रीज हो रही होगी बेसिकली टाइम के हिसाब से, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्व कर लो। इसको 1/2 लिख सकता क्या, तो dp/dt ये बन जाएगा 1/2 लिख दूं तो हो जाएगा p माइनस ये बन जाएगा 900/2। देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन भी कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल वाली, सबसे आसान। तो dp अपॉन p माइनस 900 इज इक्वल टू dt/2 लिख दूं क्या, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। t इज इक्वल टू 0 पे कितनी है दे रखी है, पॉपुलेशन कितनी है 850, है ना। मान लो वो टाइम t है जब पॉपुलेशन कितनी बन रही है 0, t तो निकालना है, करेक्ट। कर लो, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ln ऑफ मोड p माइनस 900, लिमिट है 850 से 0, और ये तो क्या बनेगा, ये तो t/2 ही बन जाएगा, dt बनेगा तो तो क्या आ गया, t/2 ही आ गया। नहीं, रख दो वैल्यू, ये बन जाएगा ln ऑफ 0 रख दो तो 900, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a/b, तो 0 रखूंगा तो 0 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 850 माइनस 900 किसके बराबर, t/2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900 अपॉन 50 आया क्या, 18 बन गया क्या, तो t आपका हो गया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ln 18, वो टाइम है जिसके बाद पॉपुलेशन क्या होगी, 0 होगी। नहीं तो बहुत आसान सी डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, और केमिस्ट्री में भी ऐसे सवाल आप लोग करते ही हो, करेक्ट। तो इसको तो आप बोल सकते हो कि हाँ कौन से कैटेगरी का है, इजी कैटेगरी का है, दिया है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो ऑप्शन कैसे डिजाइन किए, एक में 1/2 है, नहीं तो थोड़ी सी भी अगर आपने गड़बड़ कर दी तो हो सकता है कि आंसर अलग आ जाए। तो ऑप्शन अच्छे हैं भी, इस सवाल के ऑप्शन ऐसे हैं, एक में 2 नहीं दिया है, एक में 1/2 दिया है कोफिशिएंट, तो थोड़ा ध्यान से करना, गड़बड़ मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 भी बहुत सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट सवाल है क्लास नोट से। नहीं, आपको एक इंटीग्रेशन दे रखा है, न्यूमरेटर तो है cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ये दिया हुआ है 8 माइनस साइन 2x dx, यही है क्या, नहीं तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में, जब फंक्शन ऑफ साइन 2x बने, न्यूमरेटर में अगर cos x माइनस साइन x है तो क्या करना चाहिए, साइन x प्लस cos x को क्या रख देना चाहिए, t, करेक्ट। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव cos x, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x dx, ये क्या बन जाएगा dt, और साइन 2x कहां से लेके आते हैं, स्क्वायर कर दो, साइन x प्लस cos x का स्क्वायर क्या बनेगा 1 प्लस साइन 2x किसके इक्वल t स्क्वायर, तो ऐसे साइन 2x क्या आ गया t स्क्वायर माइनस 1, सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो आपका जो इंटीग्रेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर तो dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा 8 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, तो 9 माइनस टी स्क्वायर। दिख रहा है क्या, साफ साफ इंटीग्रेबल है तो नहीं, 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी बाई ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस सी, टी की जगह वापस रख दो, साइन इनवर्स टी किसको सब्स्टिट्यूट किया है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। देखो ना कितना आसान सवाल है, ये दिया है क्या, हाँ कंपेयर कर लो, तो ए तो इसका कोफिशिएंट है वो तो कितना है 1, और बी की वैल्यू कितनी आई होगी जो डिनोमिनेटर में 3 आई होगी, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर रहा होगा 1,3, यही आपका आंसर है, दिया है क्या ऑप्शन 3 में। नहीं तो बोल सकते हैं बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, ये तो नहीं बोलना चाहिए कि पहली बार आए, लेकिन आते हैं आसान सवाल भी इंटीग्रेशन से आते हैं, जनरली नहीं आते हैं, बट हाँ इतना आसान सवाल भी कई बार पूछ लेता है जेई। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो 3D का सवाल है, वेक्टर 3D का सवाल है। आपको बोल रखा है कि एक प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से तो पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन के क्या परपेंडिकुलर है, नहीं तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल भी क्या रहा होगा, इन दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर रहा होगा, तो क्या ले सकते हैं आई जे के, निकाल लो n1 क्रॉस n2, n1 कितना 3 1 माइनस 2 ये रहे होंगे कॉम्पोनेंट, ये 2 माइनस 5 माइनस 1 ये आएगा करेक्ट, तो नॉर्मल क्या रहा होगा आई, आई कॉम्पोनेंट आ जाएगा -1 माइनस 10 कितना है -11 आई, माइनस जे टाइम्स कितना हो गया -3 प्लस 4 1 बचा क्या, लेकिन माइनस है तो -1, के टाइम्स -15 -2 -17 ये आ गया, तो नॉर्मल के डी आर जो है वो क्या ले सकते हो 11 1 17 ले सकता है क्या, देखो ना एक ही ऑप्शन में दिया है, नहीं तो आपका आंसर तो क्या आ गया, आंसर तो यहीं से आ गया ऑप्शन 1, बाकियों में तो डी आर ही अलग आ रहे हैं नॉर्मल के, तो जरूरत ही नहीं पड़ी पॉइंट की, तो करेक्ट, तो बस इतना ही, पूरा चेक करने मत बैठ जाना, इक्वेशन अगर लिखना चाहो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 11 इंटू एक्स माइनस 1 1 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 17 इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कितनी बन जाएगी 11x प्लस वाई प्लस 17z, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा -11 -2 -13 51 है क्या, 51 13 38 बचेगा क्या, इज इक्वल टू 0, ये है आपका आंसर। नहीं तो सवाल तो यहीं पे हो गया, अगर आप उसके नॉर्मल के डी आर निकाल लिए, बाकी ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहे, एक ही ऑप्शन है इसमें नॉर्मल के डी आर क्या है 11 1 17 है करेक्ट, तो ये सवाल भी बहुत ही आसान सा, वेक्टर 3D से वैसे जनरली आसान ही सवाल आते हैं, बट ये ज्यादा आसान है क्योंकि ऑप्शन में भी आपको पूरा भी नहीं करना है, आपको खाली नॉर्मल के डी आर निकाल लो, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 20 सेक्शन ए का जो लास्ट सवाल था, एससीक्यू का जो आखिरी सवाल है वो भी 3D का ही है। क्या बोल रखा है आपको, एक पॉइंट दे रखा है, एक लाइन दे रखी है और प्लेन दे रखा है, और बहुत सिंपल सा सवाल है, लाइन और प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे डिस्टेंस बता दो गिवन पॉइंट की, ये लाइन है जो प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज ये पॉइंट है, नहीं तो इस गिवन पॉइंट की, मैं इस पॉइंट को P बोल रहा हूँ 119, इसकी डिस्टेंस बता दो इस पॉइंट से, Q मान लो, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, सवाल समझ में आया क्या, करेक्ट, तो Q मिल जाएगा तो डिस्टेंस भी मिल जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म में, करेक्ट, Q लाइन के ऊपर लाई कर रहा है क्या, तो इक्वल टू लैम्डा लेके Q के कोऑर्डिनेट लिख सकता है क्या, Q के कोऑर्डिनेट क्या आने चाहिए, इधर मल्टीप्लाई कर लो 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस 2 लैम्डा 5 प्लस 2 लैम्डा, ये आने चाहिए क्या, और अगर प्लेन पे भी लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए क्या, x प्लस वाई प्लस जेड कितना 17, ऐड कर दो तीनों को, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा कितना 5 लैम्डा किसके इक्वल 17, तो 5 लैम्डा 5 आया क्या, लैम्डा 1 आता हुआ दिख गया क्या, लैम्डा 1 आते ही क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे क्या, 1 रख दूं तो कितना हो गया 4 6 7, ये आया क्या, देखो ना दोनों पॉइंट मालूम क्या, डिस्टेंस पी क्यू आ जाएगी क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर 3 बना क्या 9, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 है क्या 25, 2 है क्या 4 आ गया क्या, करेक्ट, ये कितना बन गया, ये बन गया 34 प्लस 4 38 आई क्या, रूट 38, ये रही होगी दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दे रखा है क्या, हाँ ऑप्शन 1 में दे रखा है, वो आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट,
तो ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है। तो इस 20 सवालों में जो फर्स्ट पार्ट के जो 20 सवाल है, एक ही सवाल है एरिया अंडर द कर्व वाला, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी लेंदी है। बाकी कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो डिफिकल्ट है, आप कर सकते हो बहुत आराम से। करेक्ट। तो ये तो सेक्शन ए है। आगे देखते हैं सेक्शन बी जिसमें इंटीजर टाइप है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी का जो पहला सवाल है वेक्टर का ही सवाल है। सेक्शन बी में आपके पास 10 सवाल थे, आपको 5 करने हैं, ऐसा ही कुछ था क्या? तो पहली बार जेई ने आपको चॉइस दी है, वो इसीलिए कि हाँ कई बोर्ड का हो सकता है सिलेबस वगैरह आधा कंप्लीट हो गया, कईयों का हुआ नहीं है, कुछ पोर्शन किसी पर्टिकुलर बोर्ड ने हटा दिए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए जेई ने क्या किया कि ऑप्शन दे दिए कि आपको 10 में से 5 करने हैं। करेक्ट। तो आप 10 के 10 सवाल देखोगे तो आपको लगेंगे कि हाँ बहुत लेंदी सवाल है, बहुत ज्यादा है, लेकिन 5 सवाल अगर ढूंढोगे तो करने लायक मिल जाएंगे। आसान सवाल भी है और बहुत मुश्किल सवाल भी है। दूसरा, इस वाले पार्ट में कुछ ऐसे सवाल है जो जेई में पहले आए हुए एडवांस में, जेई एडवांस में जो पहले आए हुए सवाल है वो डायरेक्ट पूछा है इसमें। करेक्ट। तो हम इसलिए भी बोलते रहते हैं बार बार कि जेई में आए हुए सवाल तो आप करके जाओ, कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। देखते हैं कैसे सवाल है। पहला ही सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एबीसी 3 वेक्टर है एक ही प्लेन में, और उसमें 2 तो दे रखे हैं, तीसरा नहीं दे रखा है, लिख लेंगे आराम से। उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि बी के परपेंडिकुलर है, सी जो है वो परपेंडिकुलर है एक तो किसके, बी के, और साथ ही साथ में ए डॉट सी जो है वो 7 है, ए डॉट सी जो है 7 है। 2 कंडीशन दे रखी है। करेक्ट। तो सी अगर ए बी के प्लेन में ही है, बी के परपेंडिकुलर है, तो वीटीपी से लिख सकते हैं क्या सी को? सी को मैं लिख सकता हूं लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी, ऐसा लिख सकता है क्या? वीटीपी यही तो बोलती भी, कहीं पे लिखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, एक वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन में और सी के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे सी परपेंडिकुलर भी किसके है, बी के ही है, तो ए और बी के तो प्लेन में है, बी के परपेंडिकुलर है, वीटीपी से लिख सकते हो बहुत आराम से। करेक्ट। सिंप्लीफाई कर लो, वीटीपी को सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? पहले दूर वालों का डॉट, दूर वालों का डॉट मतलब ए डॉट बी टाइम्स जो बच गया, क्या बच गया, बी, माइनस नजदीक वालों का डॉट बी डॉट बी टाइम्स ए, आ जाएगा क्या? रख दो दोनों की वैल्यू, सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए डॉट बी, दोनों का डॉट करूं तो -2 +1, -1 ही आएगा, तो माइनस बी डॉट बी मोड बी स्क्वायर, मोड बी तो कितना है, √5 का स्क्वायर कितना, 5। ये तो कर लिया होगा सबने। करेक्ट। लेमडा निकालने के लिए कंडीशन और दे रखी है कि ए डॉट सी कितना है, 7 है। ऐसे डॉट कर दो, ए डॉट सी कितना हो गया, 7 लेमडा टाइम्स माइनस ए डॉट बी -5 ए डॉट ए, ये बनेगा क्या? वैल्यू रख दो, 7 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए डॉट बी तो अभी निकाला कितना है, -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, माइनस ए डॉट ए मोड ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हुआ गया। करेक्ट। -14 है क्या? तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू -1/2 आती हुई दिख गई क्या? नहीं, लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कहाँ पे, यहाँ पे सी मिल जाएगा क्या? तो -1/2 -1 मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा/2, सॉरी लेमडा की जगह तो रखा है -1/2, तो लेमडा नहीं 1/2, ये तो 1 ही बन जाएगा, माइनस अंदर गया तो b + 5, ये आ जाएगा आपका c। तो c जो वेक्टर आया होगा वो क्या आया होगा, 5a में b ऐड कर दो, 5a क्या बनेगा, -5i + 5j + 5k, और b ऐड कर दूं तो -5i + 2i कितना बचेगा, -3i। j देख लो, 5j यहाँ से तो है ही नहीं, +5j, k देख लो, 5k + k कितना हो गया, 6k डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया सी। करेक्ट। बट आपसे ये नहीं पूछा है a + b + c का मोड पूछा है क्या, मोड का स्क्वायर, तो पहले a + b + c निकाल लो, ये वेक्टर निकाल लो, इसका मोड भी आ जाएगा। नहीं, ऐड करें तो यहां से कितना हो गया, -1 + 2, 1 हुआ गया, 1 -3/2, ऐसा ही कुछ है क्या? तो 1 -3/2 करूंगा अगर, या 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको, डिनोमिनेटर में 2 है क्या, तो डिनोमिनेटर में तो पहले ही मैं क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, ये कितना बन जाएगा, -2i + 4i, 2i बना क्या, -3i -i। जे देख लो, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2j, यहां से तो है नहीं, 2j + 5j 7j। के देख लो, 2k + 2k 4k, 4k + 6k 10k आ गया क्या? नहीं, मोड निकाल सकते क्या, मोड ऑफ a + b + c, इसका स्क्वायर ही निकाल लो,
ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर तो कितना 1/4 इंटू 1 प्लस 49 प्लस 100 आ गया क्या? नहीं, कितना 150 मतलब 75/2 ये आ गया मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है खाली, नहीं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू चाहिए 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर, इसका 2 टाइम्स कितना 75, इंटीजर बनाने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यही आपका आंसर करेक्ट। तो हाँ, इस सवाल को भी आप बोल सकते हो कि मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है? क्योंकि कैलकुलेशन है बहुत सारी, बाकी कंसेप्चुअल तो सवाल यही खत्म हो गया कि वीटीपी से बता सकते हैं आपको एक प्लेन में, ए और बी के प्लेन में कोई वेक्टर है जो बी के परपेंडिकुलर है, ऐसे लिख लेना चाहिए सिर्फ एक वेरिएबल में। कर लोगे क्या? करेक्ट। अगर नहीं समझ में आए तो दूसरा तरीका भी है करने का। दूसरा तरीका क्या है? सी जो ए और बी के प्लेन में है क्या, तो थ्योरम इन प्लेन बोलती है आप सी को लिख सकते हो लैम्डा ए प्लस म्यू बी, दो वेरिएबल में लिख सकते हैं क्या? फिर बी के परपेंडिकुलर है क्या, तो एक कंडीशन वो और लगा दो, बी के साथ डॉट करके 0 कर दो, ए के साथ डॉट करके 7 कर दो, दोनों से आपको लैम्डा और म्यू मिल जाएगा। करेक्ट। तो अगर डायरेक्टली नहीं आता तो पैसे भी जा सकते हो, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा खाएगा, बस उतना ही है। ठीक है, तो वेक्टर का सवाल है भी ये वाला, और वेक्टर से ठीक ठाक सवाल आया है, उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है थोड़ा। नंबर टू जो सवाल है वो पहले जे एडवांस में आ चुका है, आई थिंक जे एडवांस 2013 में सवाल आ चुका है, वापस रिपीट हो गया मेंस में। करेक्ट। क्या बोल रहे हैं? आपको 3 इवेंट दे रखे हैं B1 B2 B3, B3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस, इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B1 अकर इज अल्फा, B1 खाली B1 हो उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा है, ओनली B2 अकर इज बीटा, ओनली B3 अकर इज गामा। ओनली B1 की अल्फा है, ओनली B2 की गामा है, बीटा है, ओनली B3 की गामा है। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकर, ना तो ए हो रहा है B1 हो रहा है, ना B2 हो रहा है, ना B3 हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी P है। एंड दीज 4 प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई द इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, कौन सी? एक तो है अल्फा माइनस 2 बीटा टाइम्स P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है बीटा माइनस 3 गामा, बीटा माइनस 3 गामा टाइम्स P इज इक्वल टू 3 बीटा गामा। ये दो कंडीशन आपको दे रखी है, चेक कर लेते हैं, ये है ना 3 बीटा गामा, नहीं है 2 बीटा गामा। ठीक है, ये दो कंडीशन दे रखी है। करेक्ट। तो थोड़ी देर के लिए मान लो B1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल a है, B2 के होने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल b है, B3 के होने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल c है। ये जब एडवांस में आया होगा तब भी बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए होंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत लेंथी है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कंसेप्चुअल वाइज तो फिर भी ये नहीं है, कंसेप्ट तो ज्यादा नहीं है, बस लेंथी बनेगा। क्या बोल रहा है? खाली B1 होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 तो हो, साथ ही साथ में B2 और B3 ना हो, ये बात की प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट है क्या, किसके इक्वल लिख लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 बार, लिख सकते हैं क्या? तो B1 के होने की प्रोबेबिलिटी तो A है, B2 के नहीं होने की 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ये आपको दे रखी है क्या? अल्फा। करेक्ट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B2 अकर, ओनली B2 अकर्स तो यही बनेगी, B1 और B3 दोनों नहीं होना चाहिए, क्या बन जाएगा 1 माइनस ए बी इंटू 1 माइनस सी, ये किसके बराबर? बीटा। क्यों ऐसा लिख पा रहे? क्योंकि इंडिपेंडेंट है। थर्ड, ओनली B3 अकर, तो B1 बार B2 बार B3 का इंटरसेक्शन तो आएगा नहीं, इंडिपेंडेंट है तो इसको लिख लेंगे B1 1 माइनस ए, B2 बार 1 माइनस बी, और B3 तो C है, ये गामा। नहीं, कोई भी ना हो, ना तो B1 हो, ना B2 हो, ना B3 हो, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ये किसके बराबर है? P के बराबर। करेक्ट। तो ये जो प्रोबेबिलिटी अल्फा बीटा गामा P इन दो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आपको बताना है क्या, क्या पूछ लिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, ये पूछ लिया। B1 क्या है? A, B3 क्या है? C, A बाई सी बता दो क्या रहा होगा, उसकी वैल्यू आपसे पूछ ली। नहीं, बस इतना ही है, समझने वाला काम इतना ही, बाकी कैलकुलेशन है। तो यहां से अगर कैलकुलेट करूं, देखो यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से मैं बीटा से डिवाइड कर दूं, इसको बीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? अल्फा बाई बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू, पी से इधर डिवाइड कर दो, बीटा से डिवाइड किया तो इधर क्या है? अल्फा बाई।
इसको सोल्व कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि रेशियो में कुछ तो कटेगा। अल्फा बाई बीटा निकालूं तो 1 माइनस सी तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई, इधर बचेगा 1 माइनस ए इंटू बी, इसको भी इधर लेके आ जाओ, माइनस अल्फा बाई पी करूं तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए अपॉन 1 माइनस ए, और ये उधर गया तो 2 आ गया, क्या करेक्ट। ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए टाइम्स बी, तो यहाँ तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हो गया ए माइनस ए बी, माइनस इधर बी से मल्टीप्लाई करोगे क्या, माइनस ए बी, किसके इक्वल 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2b माइनस 2ab, कैंसिल हो गया क्या, यहाँ से a बाई बी मिल जाएगा, क्या a बाई बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, करेक्ट। सिमिलरली इसमें सिंप्लीफाई करो, इसमें अगर मैं गामा से डिवाइड कर दूं, इधर ही कर रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा बीटा बाई गामा माइनस 3 इज इक्वल टू, पी से इधर डिवाइड करेंगे तो 2 बीटा बाई पी, ये बचेगा क्या, करेक्ट। रख दो फिर से वैल्यू, बीटा बाई गामा तो इनका रेशियो है क्या, ये तो कैंसिल हो गया, बी अपॉन 1 माइनस सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी इंटू सी, और इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीटा बाई पी करेंगे तो 1 माइनस ए गया, 1 माइनस सी गया, बी अपॉन 1 माइनस बी, किसके इक्वल 3 के इक्वल, करेक्ट। कर लोगे क्या सोल्व बहुत आराम से, जैसे यहाँ पे किया ये भी सोल्व हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से b बाई सी मिल जाएगा आपको कितना, 3, ठीक है। तो आपको तो a बाई सी चाहिए, a बाई सी निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दूं क्या दोनों को, कितना आ गया 6, यही आपका आंसर, ठीक है। तो हाँ, ये वाला सवाल भी आपको लग आसान रहा है लेकिन आसान नहीं है भाई, ये सवाल भी मॉडरेट है, डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पहले आ चुका है, जेई पहले पूछ चुका है, रिपीट हो रहे हैं सवाल। तो अगर आप जेई के पहले के जो सवाल है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज को J5 बोलते हैं, एडवांस वाली जो एक्सरसाइज है, तो J5 के अंदर आपको ये सवाल मिलेगा, अगर आप करके गए हो तो आराम से आप कर पाओगे, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 3 जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, और हाँ ये बोल सकते हो कि पहला जो सवाल है जो काफी अच्छा सवाल है, इनफैक्ट एडवांस के लाइक सवाल है। आपको एक इंटीग्रेशन दे रखा है माइनस ए से मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 डी एक्स, इसकी वैल्यू 22 है, यहाँ पे a जो है 2 से बड़ा है, तो फिर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ क्या रही होगी, करेक्ट। तो पहला काम तो क्या, a निकालो, a निकालोगे तभी तो बता पाएंगे, a यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को अगर मैं अलग अलग तोड़ूं तो एक तो लिख सकते हो, इस इंटीग्रेशन को दोबारा लिख रहा हूं, माइनस ए से मोड एक्स डी एक्स, नहीं, और माइनस ए से अगर लिमिट है तो पहला थोड़ तो क्या आता है, OD1 चेक करो, मोड एक्स तो क्या इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a, और 0 टू a अगर 2 से बड़ा है तो 0 टू a तो क्या पॉजिटिव ही है, मोड एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x dx, ये पार्ट तो बहुत आसान है, करेक्ट। प्लस दूसरा क्या बचेगा, माइनस ए से a मोड x माइनस 2 dx, इसको ब्रेक करना पड़ेगा कहां पे, 2 पे, क्योंकि ये तो क्या है 2 से बड़ा है ना, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को भी ब्रेक करेंगे, माइनस ए से 2 और 2 से a, ये ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो x अगर 2 से कम है, x अगर 2 से कम है तो नेगेटिव है क्या, नेगेटिव है तो मोड कैसे ओपन होगा, 2 माइनस एक्स से ओपन होगा क्या, x अगर 2 से ज्यादा है, पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव है तो मोड कैसे ओपन हो जाएगा, x माइनस 2 dx इक्वल्स टू 20। तो पहला स्टेप ही अपने आप में बहुत काम का है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब कर सकते हो आप, 3-4 लाइन में भी कर सकते हो, टाइम खराब होगा, खाली आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, मोड को कर लोगे। तो ये तो 2x ही है क्या, 2x का इंटीग्रेशन तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और a रख दूं तो a स्क्वायर, 0 रखेंगे तो 0, ये तो a स्क्वायर आ गया, प्लस इसको कर लो इंटीग्रेट, यहां से क्या बनेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा, लिमिट रही होगी माइनस ए से 2, प्लस यहां से एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 से a, ये किसके बराबर है 20, ठीक है। कर लो सिंप्लीफाई थोड़ा सा और, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस, अगर मैं 2 रख दूं ये कितना बनेगा 4, और यहाँ पे 2 रखूं तो 4 बाई 2 माइनस 2, माइनस ए रखूं तो माइनस 2a, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2a, और माइनस माइनस प्लस, माइनस ए का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, ये आएगा,
प्लस लिमिट सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं बस। अब तो ए रखूं तो a² 2 माइनस 2a और माइनस 2 रख दूं तो 4/2, 2 आया, माइनस माइनस प्लस 2 रख दूं तो 4, किसके बराबर 22। ए में क्वाड्रेटिक बन रही है क्या? कर लो सिंप्लीफाई, a² 2 a² 2 a² प्लस a² कितना हो गया 2a²। ए का कोफिशिएंट ढूंढो, यहाँ से 2a आया, यहाँ से माइनस 2a आया, ये तो आया ही नहीं, ए का कोफिशिएंट ही नहीं आ रहा यहाँ से, तो ये 2a जो है तो कैंसिल हो गया किससे, माइनस 2a से। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ से कितना बना 2 बना, और यहाँ से भी कितना बना 2, 4 बना क्या, 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 18 बचा क्या। तो ए की दो वैल्यू आएगी, a² 9 है तो ये 3 और -3 तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि ए क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो ए की वैल्यू तो क्या रही होगी 3। नहीं, तो इतना करने से सवाल खत्म नहीं हो, अभी तो आधा पार्ट हुआ है। ए की वैल्यू अगर 3 है तो आपसे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ही तो पूछी है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है। नहीं, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 से -3 x dx प्लस 3 से -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ये आएगा क्या, करेक्ट। ओड फंक्शन है क्या, तो a से -a में ये तो कितना हो गया 0, करना ही नहीं है, ये वाला ब्रेक करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो आप 3 से -3 जाने की बजाय उल्टा कर लो, इसको ये लिख दूं क्या, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन -3 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस टाइम्स एक तो इंटीग्रेशन -3 से -2, x अगर -3 से -2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा -3, प्लस -2 से -1, -2 से -1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा -2, प्लस -1 से 0 -1 dx, कर लो क्या आगे, तो 0 से 1, 0 से 1 में 0 dx, प्लस 1 से 2, 1 से 2 में 1 dx, और लास्ट 2 से 3, 2 से 3 में 2 इंटू dx, ये बनेगा क्या, करेक्ट। तो माइनस ऑफ डिफरेंस ऑफ लिमिट तो क्या सब में ही 1 है, तो ये तो कितना हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2, यही हुआ क्या, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर कितना आ गया 3, ये आपका आंसर। नहीं, तो हाँ, इस सवाल को बोल सकते हो आप कि हाँ ये सवाल जो है ये डिफिकल्ट कैटेगरी का है। पहले आपको ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए मोड वगैरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लास्ट में जाके फिर भी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, बट सिमिलर सा ही बनेगा भाई, उसमें भी ज्यादा आसान नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए था, अगर आप 5 सवाल चूज कर रहे हो तो उसमें इसका नंबर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसमें वैसे ही बहुत सारी कैलकुलेशन है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में चाहता है कि अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आए, ये वाला। नहीं, तो अल्फा एक फंक्शन ही होना क्या, एक्स का कोई फंक्शन ही तो है, इसकी रेंज निकाल लो, मिल जाएगा अल्फा मिनिमम, करेक्ट। तो मैं थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को टी रख रहा हूं, साइन एक्स को टी रख दें तो अल्फा किसके बराबर आ गया 4/t प्लस 1/1 माइनस टी, ये आएगा। सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा आ गया, एलसीएम तो बन जाएगा t माइनस टी स्क्वायर, इधर आएगा 4 -4t प्लस टी -3t, ये आएगा। अल्फा की मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दो, डी अल्फा बाई डी टी, वो क्या बन जाएगा t माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया -3, माइनस 4 -3t एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 -2t, ये आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डी अल्फा अपॉन डी टी, ये आपका आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन रही है क्या, तो पहले तो टी स्क्वायर ही देख लो, टी स्क्वायर यहाँ से आएगा 3t स्क्वायर, और टी स्क्वायर यहाँ से आएगा, तब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 6t स्क्वायर माइनस का, तो 3t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर कितना -3t स्क्वायर, टी का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा -3t, और यहाँ से आएगा -3t -8t हुआ क्या, -3 -8 -11, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +11, ये बना क्या +11t -3t, कितना बचेगा प्लस का 8t, करेक्ट। कांस्टेंट टर्म यहाँ से तो आएगा नहीं, यहीं से आएगा, कितना बनेगा -4, ये बना क्या डिवाइडेड बाई t माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डी अल्फा अपॉन डी टी
ये आया होगा, माइनस कॉमन ले लो, क्या बनेगा 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4 बना क्या, फैक्टर बन जाएंगे शायद इसके, नहीं फैक्टर बना सकते हो बहुत आराम से। फैक्टर क्या बनेगा इसका, प्रोडक्ट तो 12 होना चाहिए, 12 है तो 6 और 2 दिख रहे हैं क्या, तो यहां लिख रहा हूं मैं डी अल्फा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा माइनस, एक में तो 3t आएगा, एक में t आना चाहिए, नहीं, और 4 तो 2 कर दो, 2 कर दें तो -2 डिवाइडेड बाई टी माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी सवाल है बस भाई, ये आपको करना पड़ेगा, करेक्ट। अच्छा अब देख लो साइन चेंज किसके अबाउट हो रहा है, साइन चेंज दो जगह जीरो हो रहा है, एक तो कहाँ पे 2/3 पे और एक 2 पे, ये तो पॉजिटिव है हमेशा, डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो हो रहा है उसको तो इग्नोर कर दो, तो 2 के आगे तो पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस वाला उसको क्या बना देगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मिनिमम किसके अबाउट आया होगा, 2/3 के अबाउट ही तो आया होगा, नहीं, तो टी तो क्या है साइन एक्स, जब साइन एक्स रहा होगा 2/3, उस केस में अल्फा की क्या आई होगी, मिनिमम वैल्यू आई होगी, तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, रख दो साइन एक्स की जगह 2/3, साइन एक्स की जगह 2/3 रखो तो 4/2/3 प्लस 1/1 माइनस 2/3 कितना बचेगा, 1/3 बचेगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका 2 6 प्लस ये कितना 3, वो कितना है 9, ये आया होगा, करेक्ट। तो अगेन ये सवाल भी डिफिकल्ट सवाल ही है, आप अगर 5 सवाल कर रहे हो तो इसको भी चूज ना करें, क्योंकि ये एओडी का सवाल है, आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 जो है ये भी प्रीवियस ईयर जेईई में आ चुका है, वापस से रिपीट हुआ है प्रॉब्लम, तो इसी में आप देख सकते हो कि दो तो ऐसे सवाल है जो पहले एडवांस पूछ चुका है, नहीं डायरेक्टली रिपीट हुए हैं, तो आगे वाले पेपर्स में आप इस चीज का ध्यान रखें, एडवांस वाले सवाल सारे करके जाएं। और ये सवाल क्या चाहता है, आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं पी और क्यू, तो पी तो दे रखी है, क्यू के बारे में बोल रहे हैं पी इंटू क्यू किसके बराबर है, के टाइम्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 उसके इक्वल है, और दो चीजें हैं, एक तो क्यू का डिटर्मिनेंट दे रखा है, और क्यू का एक एलिमेंट है 2 3, उसके बारे में बोल रखा है, वो कितना है -k/8 है, करेक्ट। तो इन्हीं गिवन इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले अगर p दे रखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ p फाइंड आउट कर सकते हो क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ p तो निकाल ही सकते हैं, नहीं, डिटर्मिनेंट निकालूंगा, एक्सपेंड कर दो, किसी की भी आउट कर दो, फर्स्ट रो के अबाउट अगर मैं कर दूं तो 3 इंटू 0 प्लस 5 अल्फा आएगा, तो 3 इंटू 5 अल्फा कितना हो गया 15 अल्फा, -1 तो +1 हो जाएगा, ये तो 0 -3 अल्फा आएगा, तो -3 अल्फा, ये -2 0 सॉरी -10 और ये 0 हो गया क्या, तो -2 इंटू -10 20 हो गया क्या, तो +20, ये आना चाहिए, कर लोगे तो बहुत आराम से। डिटर्मिनेंट ऑफ p में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कितना बन जाएगा 12 अल्फा प्लस 20, तो 12 अल्फा प्लस 24 कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा 3 अल्फा प्लस 5, ये तो सब निकाल लोगे, करेक्ट। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ p को कहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं क्या, दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है उनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल रहेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, नहीं वो क्या बनेगा k क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ I3 विच इज 1, करेक्ट। ये गड़बड़ मत करना, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस बनेगा k क्यूब, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स a आता है, लैम्डा टू द पावर n, n क्या ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3, बन जाएगा क्या, रख दो वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ q कितना, p कितना, p तो अभी निकाला 4 टाइम्स 3 अल्फा प्लस 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ q कितना दे रखा है k²/2, किसके इक्वल है, k क्यूब के इक्वल है, नहीं नॉन जीरो बोल रखा है तो जीरो तो है नहीं, ये तो कट जाएगा, एक 2 भी कैंसिल हो गया क्या, तो यहाँ से k की वैल्यू किसके आ गई 2 टाइम्स 3 अल्फा प्लस 5, ये रहा होगा आपका k, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, k और अल्फा में एक रिलेशन तो आ गया क्या, करेक्ट। अभी तक कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज कर ली हमने, ये यूज कर ली, ये यूज कर ली, एक इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं यूज की है, ये वाली, q का एक एलिमेंट गिवन है क्या -k/8 q 2 3 जो है, करेक्ट। तो यहां से अगर मैं q निकालूं तो p इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो p इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो q ही बचेगा, नहीं ये तो कांस्टेंट है, p इनवर्स किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, p इनवर्स से आ जाएगा क्या, कर सकते हो आराम से, p इनवर्स रहा होगा एडजॉइंट ऑफ p डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ p, यही तो रहा होगा, करेक्ट। ये आ गया आपका q,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी तो आपने निकाल ही रखा है, k टाइम्स एडजॉइंट ऑफ p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ p तो अभी निकाला ये रहा 4 टाइम्स 3 अल्फा प्लस 5, ये आएगा करेक्ट। अब देखो ना, आपको एडजॉइंट p नहीं निकालना है, कौन सा एलिमेंट गिवन है, Q23 गिवन है। Q23 किसके इक्वल रहा होगा, ये चीज तो उसमें भी आई होगी, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, Q23 से भी मल्टीप्लाई होगा, k अपॉन 4 3 अल्फा प्लस 5, तो ये अच्छा स्टेप है, इसको ध्यान से समझना। एडजॉइंट ऑफ p, तो Q23 जो रहा होगा कोफैक्टर तो रहा होगा 3 2 का। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लेते हैं क्या, तो Q23 जो आया होगा वो तो 3 2 एलिमेंट का ट्रांसपोज ही तो रहा होगा, नहीं कोफैक्टर निकाल लो 3 2 का, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 3 बन जाएगा क्या। तो आपको निकालना क्या है, बेसिकली कोफैक्टर निकालना है, कौन से एलिमेंट का, 3 2 का। 3 2 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है क्या, ये 3a2, इसका कोफैक्टर अगर निकालोगे C32, एक तो आएगा -1 टू द पावर 5, 3 + 2 तो 5 ही है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट क्या बना 3 अल्फा प्लस 4 बन गया क्या, 3 अल्फा प्लस 4, बस ये काम का स्टेप है इसमें, ये अगर आपने कर लिया तो फिर सवाल खत्म हो गया करेक्ट। रख दो वैल्यू, Q23 कितना, Q23 तो गिवन है विच इज -k/8 इज इक्वल टू k टाइम्स 4 3 अल्फा प्लस 5, और ये हो जाएगा -1 ही बन गया 3 अल्फा प्लस 4 करेक्ट। तो माइनस के तो कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर लो, 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 अल्फा प्लस 24, ये आएगा, नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 24 नहीं 8 बचेगा करेक्ट। कर लो सिंप्लीफाई, उधर लेके आ जाओ, 3 अल्फा किसके इक्वल -3, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू -1 आती हुई दिख गई क्या, नहीं अल्फा मिल गया तो के बहुत आराम से मिल जाएगा क्या, के की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ रख दो -1 रख दो तो 2 × 2 4 हो गया क्या, नहीं आपसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकाल लोगे क्या, कितना आ जाएगा 1 + 16 17, यही आपका आंसर ठीक है। तो अगेन इस सवाल को भी आप बोल सकते हो कि डिफिकल्टी है, 2 पहले आ चुका है लेकिन बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, जिन्होंने नहीं सोल्व किया हुआ है उनसे सवाल हो जाए थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि इस एलिमेंट को कैसे यूज करें वो ही इंपॉर्टेंट है, या तो टाइम खराब करोगे पूरा निकालोगे एडजॉइंट ऑफ पी जिसकी कोई जरूरत थी नहीं, आपको एक एलिमेंट चाहिए खाली 2 3, तो 2 3 कैसे आया होगा वो सोच लो खाली, कि कोफैक्टर निकालना है किसका, एक एलिमेंट 3 2 का, अगर वो निकाल लिया फिर तो सवाल बर्बाद है, हो जाएगा करेक्ट। बट हाँ अगर नहीं देखा हुआ है तो फिर इस सवाल को करना बहुत टफ है भाई, इस सवाल को भी आप ना अप्रोच करें अगर नहीं किया हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी एडवांस में आ चुका है, बिल्कुल सिमिलर सवाल एडवांस में आ चुका है, मैट्रिसेस और पीएनसी का मिला के एक सवाल है। आपसे पूछ रहा है कि एम एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री या तो 0 है या 1 है या 2 है, इनमें से ही कुछ है करेक्ट। और कंडीशन क्या दे रखी है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ m ट्रांसपोज इनटू m, ये बहुत काम का स्टेप है। m ट्रांसपोज इनटू m का जो ट्रेस रहा होगा, सम ऑफ डायगोनल क्या बनेगा, ट्रेस ही बनेगा, वो आपको दे रखा है कितना है 7 है, तो इसका जो ट्रेस है वो 7 दे रखा है, तो बताओ टोटल कितने बने होंगे ऐसे मैट्रिसेस, ये पूछा है क्या। तो इसी की बात कर लो, पहले ले लो m कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की, लेट्स से ऑर्डर 3 की कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट a b c कुछ भी ले लो, p q r अल्फा बीटा गामा कैसे भी ले लो करेक्ट। तो फिर m ट्रांसपोज क्या रहा होगा, m ट्रांसपोज रहा होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी क्या, a b c p q r अल्फा बीटा गामा, ऐसे ही तो आया। तो अगर मैं ट्रेस की बात करूं, अब ध्यान ये रखना पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ट्रेस का मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट तो आए होंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर p स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ही आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तब इसकी सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम b स्क्वायर q स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कुछ समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल। थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो c स्क्वायर r स्क्वायर गामा स्क्वायर ही आएगा करेक्ट। तो बेसिकली सबके स्क्वायर का सम ही तो दिया हुआ है, सिग्मा a स्क्वायर, वो कितना बोल रहे हैं 7, जितने भी एलिमेंट है सबके स्क्वायर का सम क्या रहना चाहिए 7 रहना चाहिए, ये कंडीशन है खाली, अगर आपने ये कंडीशन पहचान ली फिर तो सवाल बर्बाद हो गया करेक्ट। तो क्या क्या चॉइस है देख लो, चॉइस तो यही है ना, तो अब तो मैक्सिमम से शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है
क्या मैं 2 2 ले सकता हूं? नहीं। अगर 2 2 ले लिया तो उनके स्क्वायर का सम तो क्या हो गया, 8 तो उनका ही हो गया, 7 से ज्यादा चला गया क्या? तो मैक्सिमम 2 2 तो आप नहीं ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 2 कितना ले सकते हो? एक ही ले सकते हो। तो जब एक 2 लिया, इसका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कितना बनेगा 4, 7 चाहिए क्या? तो फिर 3 1 भी चाहिए, नहीं? और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए। एक केस तो ये बना गया, एक केस तो ये बना कि एक 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 7 करने के लिए सम 3 क्या ले लो 1, बाकी 5 जो बचे वो क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। करेक्ट। सेकंड केस ये हो सकता है कि 2 लो ही मत, 2 नहीं लो तो 7 1 लेने पड़ेंगे क्या? 1 लेना पड़ेगा, कितनी बार? 7 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा। 2 जो बच गए वो क्या होने चाहिए? 0। और कोई केस थोड़ी बनेगा, बस ये 2 बनेंगे। करेक्ट। निकाल दो टोटल, ये वाले टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे इनके? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 जो 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, 0 जो है 5 टाइम्स रिपीट हुआ 5 फैक्टोरियल। दूसरा तरीका भी है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 जो है 7 टाइम्स आया तो 7 फैक्टोरियल, 0 जो है 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल। ये आएगा क्या? कर लोगे सिंप्लीफाई? 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दूं तो बचेगा 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल, 3 फैक्टोरियल भी 6 से बनता गया, प्लस 7 फैक्टोरियल कैंसिल करूं तो ये बचेगा 9 इंटू 8 बाई 2 ही बचा गया। करेक्ट। ये 6 भी कैंसिल कर दो, कर लोगे मल्टीप्लाई? तो नहीं, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आंसर कितना आता है? 540। ये आपका आंसर आता है। तो इस प्रॉब्लम को आप बोल सकते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम भी इजी ही है। क्यों? क्योंकि पहले भी आ चुका है इस टाइप के सवाल, पहले भी जेई पूछ चुका है, तो सिमिलर आइडिया आपको पहले से पता रहता है कि हाँ m ट्रांसपोज इंटू m का ट्रेस जो आया होगा वो क्या आता है? सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम ही आता है। करेक्ट। तो वो आपको दे रखा है, फिर तो 2 केस ही तो बचे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये सवाल सबको करना चाहिए भी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सवाल तो सबने अटेम्प्ट किया होगा, जिन्होंने भी 10 में से 5 किया तो इसको तो चूज किया ही होगा पक्का। क्लास में ही करवाते हैं, बहुत सिंपल सा है। नहीं तो ये सिग्मा खाली आप निकाल लो, और tan इनवर्स का सिग्मा निकालने के लिए ये जो लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/1 प्लस, यहाँ से r कॉमन ले लूँ क्या? क्या बन जाएंगे फैक्टर? r इंटू आर प्लस 1, ये बनेंगे क्या? तो ऊपर भी r इंटू आर प्लस 1 बना लूँ, तो इस 1 को लिख लिया r प्लस 1 माइनस r। नहीं तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। निकाल दो सिग्मा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए Sn बोल दो। तो सबसे पहले 1 रखूंगा तो 1 से लेके n तक रखना है क्या? 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। कैंसिल होते हुए दिख गए क्या? रखते चले जाओ, n रख दूं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ऐसे कैंसिल हो रहे हैं क्या? इधर एक बच रहा है तो इधर फर्स्ट बच जाएगा। नहीं तो Sn जो है वो तो आपका आया होगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 कितना? 5/4। ये तो बिल्कुल पहला सवाल जो करते हैं क्लास स्टेशन में इस वाले टॉपिक पे वो यही करते हैं, वो सारे बच्चे करके आए होंगे, मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें। एन अगर इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है तो एस इन्फिनिटी निकाल लो पहले, एक ही बात है पहले लिमिट निकाल लो। एस इन्फिनिटी आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना? 5/2 माइनस 5/4 विच इज 5/4। देखो ना क्या करना है, उसका tan ही लेना है क्या? तो tan 5/4 कितना हो गया? 1। यही आपका आंसर है। नहीं तो इससे आसान सवाल तो शायद इस वाले पार्ट में सेक्शन बी में शायद इससे आसान सवाल नहीं होगा। एक तो किया हुआ है पहला, और स्टार्टिंग में ही हम लोग सबसे पहले यही सवाल करते हैं, तो वैसे भी सबसे इजी है। करेक्ट। अगला सवाल 8 सवाल, ये सवाल अच्छा है भाई, है ना? इसी सवाल को अगर लैंग्वेज में देके पूछ लेता तो ये सवाल आसान हो जाता, बट जेई आपको प्रैक्टिस करवा रहा है अभी से कि आप आगे जाके कोडिंग वोडिंग करोगे, तो कोडिंग वोडिंग करोगे तो उसमें कोड जो है इस टाइप से लिख देते हैं कई बार कि सारी जो बातें चल रही हो कोड वर्ड में चल रही है, आपको समझना पड़ेगा पहले तो ये क्या है। करेक्ट। सवाल आसान है लेकिन समझने वाला ही पार्ट है। क्या बोल रहा है? 3 सेट आपको दे रखे हैं, किस टाइप के? ए जो है वो तो 3 डिजिट नंबर है सारे के सारे, नहीं तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से शुरू होकर 999 तक, 900 जो टोटल 3 डिजिट नंबर है वो इसमें है, किसमें? ए में। ठीक है। बी में जो नंबर है किस टाइप के हैं? 9k प्लस 2 टाइप के हैं। और सी में जो नंबर है किस टाइप के हैं? 9k प्लस l टाइप के हैं, जहाँ पे l कोई नंबर रहा होगा 0 से 9 के बीच में। ठीक है। तो आपको दे रखा है सम ऑफ एलिमेंट, सम दे रखा है खाली किसका? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर तो सवाल बेकार हो गया। ठीक है।
तो ये वाले की बात करूं, बी यूनियन सी पहले देख लो, बी यूनियन सी में बी तो आएगा ही, क्या आना ही चाहिए पक्का, करेक्ट। सी, अगर मान लो एल की वैल्यू 2 हो गई, दो केस बना लो, पहला केस अगर एल 2 हो गया फिर तो बी और सी बराबर हो गए क्या, नहीं, तो बी यूनियन सी किसके बराबर है, बी के इक्वल आया क्या, तो बी के इक्वल अगर आया तो नंबर किस टाइप के रहे होंगे, 9 के प्लस 2 टाइप के रहे होंगे, नहीं, और आपको दे रखा है कि सिग्मा 9 के प्लस 2 जो है वो कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, किसके लिए, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इस टाइप के जितने भी नंबर बने होंगे, कौन से 3 डिजिट नंबर, उन सब का सम जो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, चेक करके देख लेंगे क्या, तो 3 डिजिट अगर होना चाहिए, के की वैल्यू कहां से शुरू करोगे, 10 लेने पे तो 92 बनता है क्या, 11 से शुरू कर लो, नहीं 11 से शुरू करेंगे तो 99 प्लस 2, सबसे पहला क्या रहा होगा, 101 ही तो रहा होगा, 3 डिजिट से शुरू हो रहा है क्या, और कहां तक, लास्ट में अगर मैं 111 ले लूं तो ये 999 बन जाएगा क्या, ये तो ज्यादा हो जाएगा उससे, 110 तक ले लो, नहीं, तो ये सारे नंबर है, ये सारे 100 नंबर रहे होंगे इस टाइप के, इनका सिग्मा निकाल लोगे क्या, तो अगर अगर एल की वैल्यू 2 है फिर तो बी और सी इक्वल रहने चाहिए थे दोनों, और बी और सी इक्वल है तो यूनियन तो यही आ जाएगा ना, तो इस टाइप के कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे, 100 बनेंगे, कौन कौन से, ये वाले सारे, तो इन सब का सिग्मा निकाल लोगे क्या, तो ये सिग्मा तो इक्वल नहीं आ रहा है किसके, 274 इंटू 400 के, कर लोगे चेक, सिग्मा एन तो हम लोग पढ़ाते ही है, ठीक है। दूसरा, मान लो अगर एल की वैल्यू 2 नहीं है तो फिर बी यूनियन सी क्या रहा होगा, ये अलग अलग ही तो है, इंटरसेक्शन तो क्या आ जाएगा 0, बी और सी लिख दूं क्या, बी प्लस सी, नहीं, तो बी यूनियन सी जो है किसके बराबर आ जाएगा, बी प्लस सी, यही तो आएगा, तो ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, दोनों का सम कितना, सिग्मा 9k प्लस 2 प्लस सिग्मा 9k प्लस एल, इसको कर दो किसके बराबर, 274 इंटू 400 के की वैल्यू कहां से कहां तक, 11 से लेके 1, सेम ही रहा होगा 110 तक, 11 से लेके 110 तक, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट बनाना है, करेक्ट, कर लोगे क्या ये सिग्मा, तो ये तो क्या बन रहा है, 2l तो अलग कर दो, सिग्मा 9k बना क्या, कितनी बार, 2 बार, तो 2 टाइम्स सिग्मा 9k, k वेरीज फ्रॉम 11 टू 110 प्लस, ये तो 100 है क्या, ये बन जाएगा 200 प्लस डिफरेंस ऑफ, तो 100 बनेगा टोटल टर्म, तो 100 इंटू एल किसके इक्वल, 274 इंटू 400, कर लोगे कैलकुलेट बहुत आराम से, तो बस निकाल लो सिग्मा, सिग्मा कितना बन जाएगा, हो जाएगा 18 इंटू सिग्मा के ही तो है, एपी तो बनेगी 11 प्लस 12 से लेके कहां तक, लास्ट आएगा 110, नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म तो कितने हैं 100, तो n/2 कितना हो गया 50 इंटू ए प्लस एल ही होता है क्या, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म तो क्या आएगा 11 और लास्ट क्या आ जाएगा 110 प्लस 200 प्लस 100l इज इक्वल टू ये पूरा 274 इंटू 400, नहीं, बस कैलकुलेशन है, इसके बाद तो कर लोगे कैलकुलेट, करेक्ट, तो कैलकुलेट होके जो आंसर आता है एल की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 5 आती है, ठीक है। तो हाँ, इस सवाल को आप बोल सकते हो कि ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि वही चीजें जो इनक्रिप्टेड है आपको समझने में टाइम लगेगा थोड़ा, बाकी सवाल में कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी थोड़ा सा है, कैलकुलेट भी, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, तो अगर आपके पास चॉइस है तो इस सवाल को आप छोड़ सकते हो, इस सवाल को मत लो आप, जो सिलेक्ट कर रहे हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो ये सवाल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा ही दिख रहा है, अभी आपको एक इक्वेशन दे रखी है जेड के अंदर, जहाँ पे बोल रखा है कि अल्फा जो है वो रियल है, अल्फा रियल है, और अल्फा की मिनिमम वैल्यू जो है वो पी है, मैक्सिमम वैल्यू क्यू है, तो कुछ वैल्यू निकालनी है 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की, नहीं, तो अल्फा को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है बेसिकली, तो मैं अगर जेड को ले लूं एक्स प्लस आयोटा वाई, रख दो यहाँ पे, तो जेड तो क्या हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस अल्फा टाइम्स ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जेड माइनस 1 क्या बनेगा, एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, तो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, किसके इक्वल दे रखा है 0, तो 0 प्लस 0 आयोटा लिख लूंगा, नहीं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लोगे क्या, तो इमेजिनरी पार्ट पहले देख लो, यहाँ से y आया, यहाँ से 2 आया, तो y प्लस 2 कितना होना चाहिए 0, तो y की वैल्यू तो जल्दी से मिल गई कितनी -2, ठीक है। रियल पार्ट को देखो, x प्लस ये वाला ही तो है, नहीं, वो भी कितना 0, तो x को उधर ले जाओ,
तो अल्फा अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कितना हो गया 4, इसके इक्वल माइनस एक्स। अल्फा को मैक्सिमाइज करना है क्या, तो पहले अल्फा स्क्वायर के लिए चेक कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2x आएगा और प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया प्लस 1, ये आएगा क्या। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की रेंज निकाल लेते हैं, अकॉर्डिंगली अल्फा की रेंज भी आ जाएगी। नहीं, तो अल्फा स्क्वायर की रेंज निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लो किसके इक्वल है, एफ एक्स के ही इक्वल है। तो मोनोटोनिसिटी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसकी रेंज निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है क्या, डिफरेंशिएट कर दो। मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएट किया, एफ डेस एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इनटू ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस 2, ये बनेगा क्या, कर लो सिंप्लीफाई। एफ डेस एक्स ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा है तो स्क्वायर ही है। न्यूमरेटर खाली देखो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 2x क्यूब और यहाँ से बनेगा माइनस 2x क्यूब, वो तो कट गया क्या, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं स्क्वायर बचेगा। यहाँ से कितना माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर ही बचा क्या, और साथ में यहाँ से बचेगा 10x, बस यही बचेगा, तो प्लस 10x। तो एफ डेस एक्स आपका किस टाइप का आ रहा है, एफ डेस एक्स आ रहा है, कॉमन ले लो, माइनस 2x अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 5, ये बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो चेक कर सकते हो मोनोटोनिसिटी बहुत आराम से, ये 0 है ये 5 है, तो 5 के आगे ये तो पॉजिटिव रहा होगा लेकिन ये क्या बना देगा नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऐसे ही तो आया होगा, नहीं। तो जो ग्राफ बना होगा एफ एक्स का 0 5, तो यहां तक माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो डिक्रीज करेगा, 0 से 5 में इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, ऐसा ही करेगा क्या। तो वैल्यू निकाल लो पहले, तो एफ ऑफ 0 बोलो, कहाँ है एफ एक्स है, ये रहा, एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 ही आ गया क्या, एफ ऑफ 5 और निकाल लो, एफ ऑफ 5 हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 25, 5 रखूं तो माइनस 10 प्लस 5 आएगा कितना 25 अपॉन 20 आएगा, 25 अपॉन 20 आ रहा है तो 5/4 बन गया क्या, करेक्ट। अच्छा, और लिमिट चेक कर लो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है क्या, ये तो बहुत आराम से देख सकते हैं कि x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, दोनों पे किसको टेंड करेगा, कोफिशिएंट का रेशियो कितना 1 को टेंड करेगा, नहीं एफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन है, ये लाइन तो y इज इक्वल टू 1 है, 5 पे वैल्यू आ रही है 1 से ज्यादा, 0 पे आ रही है 0, तो यहां से डिक्रीज कर रहा है 0 हुआ, यहां तक इंक्रीज किया फिर वापस डिक्रीज किया क्या, ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा, नहीं। तो मिनिमम वैल्यू तो कितने आ रही है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितने आ जाएगी 5/4, यही आई होगी, करेक्ट। तो ऐसे बोल सकता हूं मैं कि आपका जो अल्फा स्क्वायर रहा होगा वो रहा होगा 0 से लेके 5/4, ये तो रहा होगा, बट हमें तो अल्फा चाहिए, तो फिर अल्फा क्या रहा होगा, अल्फा रहा होगा माइनस रूट 5/2 से लेके रूट 5/2। देखो ना यही दे रखा है क्या, पी और क्यू, मिनिमम वैल्यू ये है मैक्सिमम वैल्यू ये। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ लिया 4 टाइम्स, इधर कर रहा हूं मैं, 4 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों की वैल्यू कितनी है 5/4 है क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए 10, ये आपका आंसर, ठीक है। तो अगेन इस सवाल को भी आप बोल सकते हो कि हाँ ये सवाल भी डिफिकल्ट कैटेगरी का ही है, बहुत सारी चीजें है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर वहां से एओडी में आता है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि अल्फा स्क्वायर की रेंज क्या है, फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट। तो ये सवाल भी डिफिकल्ट कैटेगरी का, इसको भी आपको नहीं करना चाहिए था। लास्ट आपके इस पेपर का जो लास्ट सवाल है वो सर्कल का है और बहुत ही आसान सवाल है, हाँ ये आपको करना चाहिए था, है ना। देखो लास्ट में जाके कई बार ऐसे सवाल मिल जाते हैं जो करने लायक होते हैं, तो सही है 10 में से अगर आपको 5 करना है तो पहले पिक करना पड़ेगा कि कौन सा सवाल मेरे को करना है कौन सा नहीं, हो सकता है किसी सेट में सबसे पहले आ गया होगा, किसी में बीच में, किसी में लास्ट में, बट ये सवाल करके आना चाहिए था सबको। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे सवाल यही पहले भी पूछ चुका है, ये सारे सवाल जो रिपीट से ही हो रहे हैं भाई, 10 सवाल है, 10 में से 4-5 सवाल तो ऐसे हैं जो पहले जेई पूछ चुका है एडवांस और उसके बाद वापस मेंस में आ रहे हैं, करेक्ट। जैसे यही सवाल, एक सर्कल आपको गिवन है
और बोला इस सर्कल का एक जो डायमीटर है, इस सर्कल का कोई डायमीटर है, ये वाला ले लो, ये एक दूसरे सर्कल की कोड है, एक कोई दूसरा सर्कल है, इस सर्कल की कोड है, इसका डायमीटर, इसका सेंटर आपको गिवन है, सेंटर कितना है 2,1, तो बस इस बड़े वाले की रेडियस बता दो, यही तो पूछी है। नहीं तो ये सर्कल का सेंटर तो मालूम ही है क्या, इसका सेंटर तो क्या रहा होगा 1,3 तो रहा होगा, इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं क्या, कितने आ जाएगी 1 + 9 10, 10 - 6 4 ही बचा क्या, 4 का रूट कितना 2। देखो ना इन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी निकाल लोगे क्या, यही तो है बड़े वाले की रेडियस, आर बोल रहा हूँ इसको। नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल दूंगा क्या, ये डिस्टेंस देख लो कितनी आएगी, बस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 1 आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट का 2 आ रहा है, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर √5 आई क्या, माइनस भी रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो डिफरेंस से मतलब है, डिफरेंस के स्क्वायर से मतलब है, करेक्ट। ये √5 है, ये 2 है, आर क्या ही होगी, आर लिख देंगे √, इसका स्क्वायर 4 + 5 9 हो गया क्या, 3 आ गई क्या, ये लो लास्ट में जाके मजे आए अभी। नहीं तो कई बार ऐसा सवाल होते हैं जो बहुत आसान सवाल है, हो सकता है आपके सेट ऑफ पेपर में वो सवाल लास्ट हो, तो आपको पिक करना पड़ेगा कि हाँ ये सवाल तो मैं कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो लास्ट में जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये सवाल तो इजी मिल गया। तो ओवरऑल अगर इस पेपर का एनालिसिस देखें तो हाँ, जो फर्स्ट सेक्शन ए में जो 20 सवाल है, वो 20 सवाल में एक दो ही सवाल हैं जो थोड़े डिफिकल्ट है, सारे करने वाले। लास्ट जो पार्ट है सेक्शन बी, जो पहली बार इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि 10 में से 5 करो, उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट जेई ने पहले पूछे हुए एडवांस में वही आए हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको केयरफुली करना पड़ेगा, टाइम कौन से सवाल में बच रहा है वो नहीं जो आपसे आ जाएगा। इजी सवाल मत ढूंढने लगना कि हाँ ये तो मेरे को आता है, ऐसा ना हो कैलकुलेशन लेंदी बन जाए। अब वो सवाल ढूंढो इसमें कैलकुलेशन कम हो, वो छोटा सा सवाल हो, जैसे यही वाला सवाल है, जल्दी से निपट गया। तो 10 में से 5 वो पिक करो जो बेस्ट हो आपके लिए, जितना टाइम आपके पास है उस हिसाब से, करेक्ट। तो आई होप ये सवाल भी सबने कर लिया होगा। तो ओवरऑल पेपर जो इजी है भाई, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में जैसे पेपर आ रहे हैं वैसा ही सिमिलर पेपर था, कुछ ज्यादा इसमें टफ पेपर नहीं आ रहे। तो जिनके आगे पेपर होने वाले हैं वो भी ध्यान रखें कि आपको बस जेई के पहले के सवाल तो करके ही जाने हैं। लास्ट ईयर जो जेई के पेपर्स आए हुए हैं वो अगर आपके पास हैं तो वो करके जाओ, उतना अगर करके जाओगे तो कॉन्फिडेंटली आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, करेक्ट। चलो मार्च अटेम्प्ट के लिए ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू।